दोस्तों 366वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको और नई कहानियों के लिंक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एवलिन विलियम को आहन के बारे में बताती है। विलियम और जिंग के मैच के दौरान विलियम कहता है कि उसने अब तक पूरी स्ट्रेंथ यूज ही नहीं की है। लास्ट पंच में जिंग की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो हार मान लेता है। रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि विलियम ये मैच जीत गया है। ऑडियंस के लिए ये मैच एक सरप्राइज था। वो जानते थे कि ये मैच विलियम ही जीतेगा, पर अपने बाकी ओपोनेंट्स की तरह उसने जिंग को मारा नहीं था। मैच जीतने के बाद वो वहां से चला गया था। जिंग वहीं स्टेज पर घायल पड़ा था। वो हार जरूर गया था पर उसकी हालत बहुत बुरी हुई नहीं थी। वो बाकियों की तरह बेहोश भी नहीं हुआ था। आज के मैचेस भी ओवर हो गए थे। अब बस फाइनल मैच था जो आहन और विलियम के बीच होने वाला था। सब लोग उस मैच के लिए एक्साइटेड हो गए थे। इस वक्त आहन अपने रूम में बैठा अपनी इंजरी को हील करने के लिए अपनी एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। उसने किसी को बताया नहीं था पर उसे काफी सीरियस इंजरी हुई थी। जाकिर ने उसे हीलिंग मेडिसिन भी दे दी थी। अगले मैच से पहले उसका हील होना बहुत जरूरी था, इसलिए वो विलियम और जिंग का मैच देखने भी नहीं गया था। खटखट 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 खट आहन के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने अरमान खड़े थे। सर, आप यहाँ कैसे? ठीक तो है सब कुछ? आहन ने शौक होते हुए पूछा। विलियम और जिंग का मैच ओवर हो चुका है। विलियम 30 मूव में से कम में जीत गया। जिंग को सीरियस इंजरी हुई है। वो आगे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर पाएगा या नहीं, यह बताना मुश्किल है। अरमान ने आहन को मैच के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? आहन की आवाज में सिर्फ हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो जानता था कि जिंग और विलियम एक दूसरे की टक्कर के नहीं थे, पर जिंग इस तरह हार जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। आहन, तुम्हें नहीं लगता विलियम डेविड जैसा है? अरमान ने बहुत लाइटली कहा। डेविड अरमान के पास उनसे मार्शल आर्ट सीखने आया था। वो उनका स्टूडेंट और जूनियर बनना चाहता था और उसी वक्त उनके पास आहन भी आया था। अरमान दोनों में से एक किसी को चुन सकते थे, इसलिए उन्होंने आहन को चुना था। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जिसने अरमान की टांगे तोड़ी वो भी डेविड ही था। अरमान से रिजेक्ट होने के बाद डेविड ने इंडियन मार्शल आर्ट छोड़ दिया और वो मार्शल आर्ट सीखने अगस्त के पास चला गया था। किलर बैंड का हिस्सा बन गया। डेविड के मन में अरमान और उसके जूनियर के लिए बहुत नफरत थी। अरमान के साथ हुए हादसे में डेविड का बहुत बड़ा हाथ था। अरमान की बात सुनकर आहन सोच में पड़ गया था। विलियम उस जैसा है या विलियम और डेविड एक ही है? आहन जब वेटिकन सिटी आया था तब उसने पहली बार विलियम को देखा था। तब उसे वो बहुत जाना पहचाना भी लग रहा था। मैं तो मैच देखने भी नहीं गया, पर जाकिर ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी पिल्स के भी विलियम की स्ट्रेंथ ओथर से भी ज्यादा है। अरमान ने अपनी व्हीलचेयर से आहन के रूम में लाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से उसकी कॉम्बैक्ट एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। मैच में जिंग ने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली थी, पर विलियम ने अपनी सारी एनर्जी यूज भी नहीं की थी। टेरिफाइंग है ना? ये बातें सुनकर आहन का चेहरा उतर गया। उसका दिल बैठ गया। वो अपनी स्ट्रेंथ जानता था और ओथर की स्ट्रेंथ भी जानता था। आहन अपने एक्सपीरियंस की वजह से ओथर को हरा पाया था। अब अरमान कह रहे हैं कि विलियम का एक्सपीरियंस भी आहन के जैसा ही था। आहन इस वक्त सोच में डूबा हुआ था और अरमान की किसी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हें क्या लगता है, ये सब सुनने के बाद विलियम को हराने का कॉन्फिडेंस है तुम में? अरमान ने पूछा। हाँ, मैं ये मैच ही जीतूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आपका ये जूनियर आपका बदला जरूर लेगा, आहन ने कहा। उसकी टोन सॉफ्ट और कॉन्फिडेंट थी। उसने ठान लिया था कि वो मैच जीत कर ही रहेगा। उसकी बात सुनकर अरमान का मन शांत हो गया। उसके दिल पर जो बोझ था वो भी कम हो गया। गुड, दैट्स गुड, उसने कहा। वैसे तुम्हारी इंजरी कैसी है? अरमान ने पूछा। बिल्कुल ठीक है। जाकिर सर ने मुझे जो मेडिसिन दी थी वो मैंने ले ली है। अब मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ, आहन ने भी कहा। उसने अभी तक मेडिसिन नहीं ली थी और वो हील नहीं हुआ था, पर उसने अरमान को सच नहीं बताया। वो अरमान को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें झूठ बोलकर उन्हें काम कर दिया। गुड गुड, अरमान ने कहा। कंपटीशन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अपनी इंजरी को हील कर लो। इसके बाद आहन ने उनकी चिलवेयर को पुश किया और दोनों नीचे आ गए। वहां पर जाकिर, गोपाल, रुद्र बाकी सब मौजूद थे। जब आहन वहां आया तब जाकिर ने पूछा, आहन,
तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें सारी सिचुएशन बता ही दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम विलियम को हरा सकते हो? जाकिर सर, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना? अहान ने स्माइल के साथ कहा। हाँ, जानता हूँ, जाकिर ने कहा। वो अहान की बात का मतलब समझते थे। उन्हें और किसी चीज पर भरोसा हो या ना हो, अहान की बात पर उन्हें बुरा भरोसा था। इसके बाद अहान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जाकिर ने अरमान से पूछा, अरमान, अहान तुम्हारा जूनियर है, उसे तुम बेहतर जानते हो। जितना मैं समझ पाया हूँ, अहान और विलियम की स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। फिर अहान में इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? अरमान ने जाकिर की तरफ देखा और कहा, अहान में कॉन्फिडेंट क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे उसकी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अपने रूम में पहुंचने के बाद अहान ने एक लिक्विड बोतल उठाई। इस बोतल में जाकिर की दी हुई मेडिसिन थी। ये दवाई 300 साल पुरानी और मार्शल आर्टिस्ट की इंजरी को हील करने में बहुत इफेक्टिव थी। ये मेडिसिन मार्शल आर्टिस्ट में बहुत रेयर थी। जाकिर ने इसे बहुत वक्त तक प्रिजर्व करके रखा था। कोई भी ऑर्डिनरी मेडिसिन मार्शल आर्टिस्ट पर कोई असर नहीं करती थी, इसलिए इस मेडिसिन के प्राइस भी बहुत ज्यादा थे। अहान ने बिना हिचकिचाए बोतल खोली और जल्दी से आधी बोतल पी गया। जैसे ही लिक्विड उसकी बॉडी में गया, उसकी बॉडी में गर्मी बढ़ गई। उसने तुरंत मेडिसिन को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू की। इसके लिए उसने वक्त ज्यादा जरूरी समझा और इसलिए इंजरी को हील करना था। ये लिक्विड बहुत रेयर और अजीब था। इसे लेने के बाद मार्शल आर्ट में एनर्जी कंज्यूम हो जाती थी। जब मेडिसिन अहान की बॉडी में गई तब उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो लगातार अपनी एनर्जी यूज कर रहा था ताकि वो मेडिसिन डाइजेस्ट कर सके और बॉडी में उसे फैला सके। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल था। जैसे जैसे मेडिसिन उसकी बॉडी में फैल रही थी, अहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपने दांत पीस रहा था और खुद को शांत भी कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे ऑर्गन्स में आग लग गई हो। अचानक से अहान की बॉडी में ब्लैक ग्रीज जैसी कोई चीज निकलने लगी। ये सारी अहान की बॉडी के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज थी। एक बार ये इम्प्योरिटीज निकल जाए फिर वो बेटर फील कर सकता है। उसकी फुल रिकवरी के लिए ये सब्सटेंस निकलना बहुत जरूरी था। अहान लगातार अपनी एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा था और मेडिसिन डाइजेस्ट कर रहा था। इस वक्त उसका रूम एक गंदी स्मेल से भरा हुआ था। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक चला। पेन धीरे धीरे कम हो गया। हान जानता था कि इस लिक्विड से उसकी सारी इंजरी अच्छे से हील हो जाएगी। वो जानता था कि इतना दर्द सहने का फायदा भी उसे होगा, इसलिए वो दर्द झेल गया और एक नए अहान का इंतजार कर रहा था। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन खत्म होने वाला था। बस एक फाइनल मैच बचा था। बहुत सारे लोग वापस चले गए थे, इसलिए होटल खाली लग रहा था। होटल में लोग भले ही कम थे पर चहल पहल पूरी थी। सब आपस में बात कर रहे थे और मैच के बारे में डिस्कशन चालू अभी भी थे। जब किसी ने बहुत देर तक अहान को नहीं देखा तो उसके साथ दो अजम्पशंस थे। पहला, अहान अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेकुलरिज्म में चला गया होगा और दूसरा, वो फाइट से डर गया और चुपचाप इंडिया वापस भाग गया होगा। लोगों के ये दोनों ही अजम्पशंस गलत थे। इन दोनों अजम्पशंस के अपोजिट अहान अपने रूम में बेड पर पड़ा था और बुरी तरह से हाफ रहा था। मेडिसिन ने अपना असर दिखा दिया और वो पूरी तरह से हील हो गया था। इस वक्त उसका रूम गंदी स्मेल से और बॉडी एक ब्लैक ग्रीस लिक्विड से भरी हुई थी। उफ, फाइनली दैट वाज सो क्लोज। अहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अभी अभी जो हुआ था, अहान ने उसे रिकॉल किया और उसके दिल की धड़कनें डर की वजह से बढ़ गई। अहान ने पहले कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर आज इस मेडिसिन की वजह से जल जाएगा। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे दर्द झेले पर कोई भी दर्द इसके आसपास का नहीं था। उसे जो लग रहा था आज वो बेहोश हो जाएगा। फाइनली अहान ने हिम्मत जुटाई और नहाने चला गया। फ्रेश होने के बाद साफ कपड़े पहने और अहान बहुत बेटर फील कर रहा था। वो बहुत काम था और उसने अपना ब्लड फ्लो भी स्मूथ लग रहा था। फाइट की वजह से वो हमेशा बहुत एक्टिव रहता था। आज इतने दिनों में पहली बार था जब उसका ब्लड फ्लो स्मूथ था। हान बहुत वक्त से एक्सपर्ट स्टेज पर अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस लिक्विड को कंज्यूम करने के बाद उसकी इंजरी भी हील हो गई थी और उसकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। अब उसके लिए कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर पहुंचना आसान था। उसके अगले रिल्म में बिना किसी पिल्स के पहुंचना मुश्किल ही था। पिल्स भी हमेशा उनके लिए ही काम करती है जिनकी इनर स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। स्मिथ, माइकल और डैनी ने भी पिल्स ली थी, पर उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम था, इसलिए वो ज्यादा देर तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। अहान इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसकी इनर बॉडी में स्ट्रेंथ के हिसाब से कुछ चेंजेस आ गए थे। दिस फील गुड, इट सीम्स लाइक दिस इज द राइट पाथ, अहान ने मन में सोचा। उसके मन में इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या मैच से पहले इस बार अहान अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कल के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी अपने गांव के बारे में और शहर के बारे में खास चीजें बताई है
उनका अनाउंसमेंट मैं 5वें एपिसोड में करूंगा। तब तक के लिए आपके लिए सवाल है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा सादा खाना पीना, दूध दही का खाना या फिर नमकीन ज्यादा खाना पसंद करते हैं? इसके बारे में आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। अच्छे जो कमेंट करेगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो हर रोज 6:30 बजे मिला करेगी, तो आप 6:30 बजे शाम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना मत भूलिए। दोस्तों, 367वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हान इस वक्त अपने रूम में पिछले मैचेस के बारे में सोच रहा था। वो हर वक्त मैच को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि टॉप मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट में बहुत सारी टैक्सी टेक्निक यूज की थी जिनका कोई काउंटर अटैक नहीं था, और खुद बहुत सारे अटैक्स को काउंटर नहीं कर पाया था। हान का फाइटिंग एक्सपीरियंस और अपने आप पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, इसलिए वो ऐसे मैचेस जीत गया था जीतने लायक भी नहीं थे। और वो गहरी सोच में चला गया और उसके सामने ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। उसने अरमान की बातों को रिकॉल करना शुरू कर दिया। विलियम बिना किसी पिल की मदद के ओथर से ज्यादा पावरफुल था। इसका मतलब उसके पास ऐसी टेक्निक होगी जिसका तोड़ मेरे पास नहीं होगा। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। पर सर ने जो भी कहा था कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। किसी तरह से अगर मैं एक रिल्म ऊपर हो जाऊं तो विलियम को हराना मुश्किल नहीं होगा। ये सब बातें अहान के दिमाग में चल रही थी। जब सोच सोच कर उसके सिर में दर्द होने लगा तो वो बोला, फॉरगेट इट, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आएगा। इसके बाद अहान उठा। उसने अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर आ गया। उसके रूम में स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने अपना रूम चेंज कर लिया था। उसके बाद होटल के रेस्टोरेंट में जो गया, वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए 24 आवर्स खुला था। जहां वो गया वो वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। अहान ने अपने लिए खाना मंगवाया और जैसा ही खाना सर्व हुआ उस पर टूट पड़ा। सेकुलेजन और फाइट की वजह से उसने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वो फिर से अपने रूम में आ गया और उसने सोचा, मैच शुरू होने में अभी वक्त है। मुझे नेक्स्ट रिल्म के ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए। अहान अपने बेड पर पैर फोल्ड करके बैठ गया। जो थोड़ी बहुत मेडिसिन उसकी बॉडी में बची थी उसकी मदद से अपना हाई लेवल करने की कोशिश करने लगा। जब वो बात ये सब कर रहा था तब विलियम भी अपने रूम में खाली नहीं था। वो हान की इस तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहा था बल्कि एवलिन के साथ बिजी था। वो बेड से उठा और उसने एवलिन को उसे मैसेज करने के लिए कहा, सर आप बहुत खुश लग रहे हैं। आफ्टर ऑल जिसे आप मारने के लिए इतने बेचैन थे वो अब आपके सामने होगा। एवलिन ने स्माइल करते हुए कहा, किसी को पता हो या ना पता हो, पर एवलिन जानती थी कि विलियम के मन में क्या है। उसने किलिंग बैंक छोड़कर अपना डार्क काउंसिल बनाया था और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वह हान को मारना चाहता था। विलियम मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मेरे दिल की बात को अच्छे से जानती हो। यह बात सुनकर एवलिन खुश हो गई। उसे विलियम को उसे प्रेज करना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद विलियम ने कहा, एक बार मैं अहान से जान से मार दूं फिर मुझे चैन मिलेगा। आप ऐसा जरूर कर पाएंगे सर। मैं आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ। एवलिन ने कहा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अहान को जान से मारना विलियम के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। फाइट शुरू होने में अभी वक्त था और अहान अपने रूम में बैठा था, मेडिटेट कर रहा था। जब आंखें खोली तब उसके सामने एक व्हाइट लाइट फ्लैश हुई। अहान ने अपने आप को स्ट्रेच किया और अपनी मसल्स को रिलैक्स किया। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इस वक्त को ऐसा फील नहीं किया था। यह फीलिंग बहुत अच्छी और रिलैक्सिंग है, अहान ने अपने आप से कहा। उसने सोचा कि मेडिसिन सिर्फ उसकी इंजरी ठीक करेगी, पर उसे नहीं पता था कि इस मेडिसिन की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब अहान जब चाहता था कि अगले लेवल पर पहुंच सकता था, उसके लिए कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचना मुश्किल नहीं था, पर उसे ब्रेक थ्रू करने की भी जल्दी नहीं थी। अगर वो पहले ही कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच जाता तो यह बात विलियम को जरूर पता चल जाती। ऐसे में वो अहान के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए बिल्कुल नहीं मानता। अगर उसके और विलियम के बीच लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती तो उसे मार नहीं पाता। ऐसे में उसका सारा प्लान खराब हो जाता। इसलिए अहान ने अपने अगले रील में एंटर नहीं किया और सही टाइम का वेट करने लगा। इसके बाद वो उठा और फिर से चेंज करने चला गया। उसकी बॉडी में जो बची खुची मेडिसिन थी वो भी अब बाहर आ गई थी और उसे बहुत चिपचिपा फील हो रहा था। उसने अपने हाथ पैर धोए और चेंज करने के बाद नीचे आ गया। एक हॉल में जाकिर, अरमान, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा बैठे थे। अहान भी उनके पास आ गया। वो जैसे ही वहां आया, जिनेश उछलते हुए आगे आया और उसने पूछा, हाउ इज इट? इतने टाइम सेकुलेजन में रहने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी है, विलियम ओथर से ज्यादा पावरफुल है। इट्स ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अहान ने स्माइल करते हुए कहा।
जिनेश को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने हैरान होते हुए पूछा, रियली? अहान ने ओथर को हरा दिया था, पर वो मैच उतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। ओथर को हराने अहान में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर विलियम के केस में ऐसा नहीं था। वो ओथर से भी ज्यादा पावरफुल था और उसका एक्सपीरियंस भी अहान के जैसा ही था। फिर भी अहान कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में जिनेश हैरान कैसे नहीं हो सकता था। सिर्फ जिनेश ही नहीं, वहां पर और जो लोग मौजूद थे वो भी हैरान हो गए थे। अहान, तुम्हारा ऑरा आज अलग लग रहा है। पहले मुझे लगा कि तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो, पर ऐसा नहीं है। इट्स अ स्ट्रेंज, व्हाट्स अप? ये सवाल निर्वाणा का था। उसे अहान में जो आज बहुत अलग वाइब्स आ रही थी। अहान मुस्कुराया और उसने कहा, ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं था कि अहान को इन पर भरोसा नहीं था, पर वो अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। ओह, ऐसी बात है, निर्वाणा ने कहा। सब सोच में पड़ गए कि आखिर अहान में ऐसा चेंज कैसे और क्यों आया है। वो किसी को इस बारे में बात बता भी क्यों नहीं रहा है। सब चुप थे। तभी वहां पर अचानक से प्रतीक आया। उसके हाथ पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और वो सबके सामने लिंप करता हुआ आ रहा था। जैसे ही गोपाल की नजर प्रतीक पर पड़ी, वो उठकर खड़े हो गए और प्रतीक के पास गए और उससे कहा, प्रतीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। चिल चिल, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आपके पास ही तो आया हूं। आज अहान भाई का मैच है, मैं देखने कैसे नहीं आता? प्रतीक ने स्माइल करते हुए कहा। प्रतीक, तुम्हें आराम करना चाहिए था, अहान ने कहा। प्रतीक ने गहरी सांस ली और कहा, अहान भाई, आपको पता है आज सुबह हॉस्पिटल में मैं किससे मिला? उस पोल ऑथर से, जिसे आपने हराया था। पता है, वो कह रहा था कि आपने उसे हराया नहीं, बल्कि वो केयरलेस था इसलिए हार गया। उसका एक हाथ तो टूटा हुआ है, पर उसका मार्शल आर्ट बच गया है। इसके बाद उसने फिर से गहरी सांस लेकर कहा, इसके बाद उसने ये भी कहा कि आपकी वोट विलियम के हाथों में होगी। मैंने भी कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर हम दोनों की बहस हो गई। अहान भाई, मैं चाहता हूं कि आप उस विलियम को जान से मार दो। आप मेरी नजरों में सामने ये करोगे, तभी मुझे सुकून मिलेगा, प्रतीक ने कहा। प्रतीक की बातें सुनकर सब हैरान थे। वो पिक्चर कर पा रहे थे कि प्रतीक पट्टियों में बंधा ओथर के साथ कैसे आर्गू कर रहा था। अहान बरो, यू वॉन्ट लेट मी डाउन? प्रतीक ने फिर पूछा। अहान ने स्माइल किया और कहा, नो, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। द वन गोइंग डाउन विल बी ओथर। गैम्बलिंग कंपनी के ऑफिस में सेक्रेटरी बहुत कामली सारी सिचुएशन समझानी शुरू की। रिसेंटली हमारे पास मैच के कुछ वीडियो आए हैं। उनमें से बहुत सारे गैम्बलर्स अट्रैक्ट हुए हैं, पर उनसे ज्यादा कुछ फंड्स नहीं है। वहीं अहान पर अभी भी बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों पर इतना भरोसा क्यों है कि ये मैच भी अहान ही जीतेगा। अहान पर जो पैसा लगा रहे हैं वो प्रोफेशनल गैम्बलर्स नहीं है, बल्कि उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, कंपनी के चेयरमैन ने कहा। वो सेक्रेटरी से ज्यादा काम था, क्योंकि उसने ऐसी सारी सिचुएशन से पहले भी डील किया था। वैसे इस वक्त हमारे पास कितना अमाउंट है? चेयरमैन ने पूछा। अराउंड 120 करोड़, जिसमें अहान और विलियम का रेशियो है 4-6, सेक्रेटरी ने कहा। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले चेयरमैन ने अपना हाथ बैटल पर मारा और वो चुप हो गई। और फिर अचानक से चेयरमैन का फोन बजने लगा। मेरे डार्क काउंसिल से बात हो गई है। विलियम अहान को जान से मारने वाला है और यह फाइनल है। अहान ओड्स उस हिसाब से रेज करना। जब चेयरमैन ने फोन उठाया तब सामने से एक आवाज आई। यह आवाज कंपनी के मालिक की थी। जब उसने चेयरमैन से बात कही, वो चुपचाप मान गया। होटल रूम में विलियम नहाकर फ्रेश हो गया था और मेडिएट करने के लिए बैठने ही वाला था। इतने में उसका फोन बजने लगा। फोन जूलियस का था, जो किलर बैंड का मेंबर था। अगस्त के बाद उसी की चलती थी। अगस्त जो मैसेज पहुंचाना होता वो जूलियस के थ्रू ही पहुंचाता था। विलियम भले ही डार्क काउंसिल का वार गोड था, पर उसे भी जूलियस से रिस्पेक्टफुली बात करनी ही पड़ती थी। विलियम, बॉस से नए ऑर्डर आए हैं। इस इंडिया के अहान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में जीनियस है और उसके जैसा कोई नहीं है। सबसे जरूरी बात है, उनसे उन लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अरमान को क्रिपल किया था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फ्यूचर में और पावरफुल हो जाएगा। वो चाहते हैं कि तुम उसे इस मैच में जान से मार दो, जूलियस ने कहा। जूलियस सर, डोंट वरी, आज की फाइट अहान की जिंदगी की आखिरी फाइट होगी, विलियम ने कहा। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट था और अहान के लिए जो उसके मन में नफरत थी वो साफ नजर आ रही थी। जूलियस उसे अगर नहीं भी कहता तो अहान को मारने की सोच लिया था। ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन का फाइनल मैच बस शुरू ही होने वाला था। स्टेज सज चुका था और लोगों ने आना शुरू कर दिया था। 2 बजे से लोग आने लग गए थे, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट थे, एलीट फैमिली के लोग थे या फिर ऑर्डिनरी लोग थे।
इसके अलावा जो मैच देखने आए थे वो गैरी, चैंग और माइक भी थे। सब में बहुत एक्साइटमेंट था और सब मैच को लेकर अपने प्रेडिक्शन बता रहे थे। इस वक्त दो ग्रुप्स आपस में बटे हुए थे। एक ग्रुप आहन की साइड था और एक विलियम की साइड। आज आखिर सबसे क्रूशियल मैच अपने साथ क्या नए नए ट्विस्ट और ट्यून्स लाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 368वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एरेना में चैंग, गैरी और माइक भी पहुंच गए थे। वो बहुत पॉजिटिव थे कि आज का मैच विलियम ही जीतेगा। मैं उस आहन को मरते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, चैंग ने कहा। कोई एक्साइटेड नहीं है। आज हम उसे मरता हुआ देखेंगे, तभी हमें और हमारे डिसिपल्स को चैन मिलेगा, माइक ने कहा। जिंग और विलियम के लास्ट मैच में तो इस कंक्लूजन पर आ ही गए थे कि विलियम की स्ट्रेंथ ओथर से ज्यादा है और उसे अगर आहन अगले रिलम के ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। वो ये भी जानते थे कि इतने समय में ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल ही था। जिंग भी मैच देखने आया था। वो विलियम से पिछले मैच में हार गया था। उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। उसने चीन की एक स्पेशल मेडिसिन ले ली थी जिसकी वजह से उसका मार्शल आर्ट भी रिस्टोर हो गया था। वो तो चीन का जिंग है ना, किसी ने कहा। हाँ, ये वही है। लगता है उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी, किसी दूसरे ने जवाब दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि कंपटीशन के स्टेज पर पहुंचकर जिंग हारने के बाद भी फाइनल मैच देखने आएगा। जिंग इन बातों को इग्नोर किया और स्टैंड्स में चला गया। जिंग को छोड़ो, ओथर भी मैच देखने आया है, कोई ओथर की तरफ देखते हुए चिल्लाया। ओथर के साथ ही पॉप, टिफनी, मार्क भी आए थे। वो सब लोग वीआईपी एरिया में अपनी सीट पर बैठ गए। सबका ध्यान ओथर की तरफ ही था। ओथर एक हाथ टूटा हुआ था और वो अच्छे से प्लास्टर किया हुआ था। एज अ वॉरियर उसका सारा गुरूर प्राइड मिट्टी में मल चुका था। ओथर हील हो गया था और वो किसी भी एंगल से वीक नहीं लग रहा था। हारने के बाद ओथर में कुछ खास चेंजेस नहीं आए थे और बस उसका बर्ताव बदल गया था। उसकी आंखों में पहले वाला एरोगेंस और प्राइड नहीं था, अब उसकी आंखों में मायूसी और रूखापन ही था। जब ओथर ने देखा कि वीआईपी सीट में सब उसे ही देख रहे हैं तो वहां से उठा और कंटेस्टेंट एरिया में चला गया। वहां वो जिंग से मिला। ओथर को देखकर उसने कहा, फाइट्स आर सो अनप्रिडिक्टेबल। मुझे लगा था कि तुम और मैं फाइनल में पहुंचेंगे, पर देखो हमें तो साथ में बैठकर मैच देखना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर ओथर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, तुम मैच हारे क्योंकि तुम वीक हो। मेरी बात अलग है। मैं मैच इसलिए हारा क्योंकि मैं केयरलेस हो गया था। अगर मैं केयरलेस नहीं होता तो यह हान मुझे कभी नहीं हरा पाता। ओथर की बात सुनकर जिंग को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने सीरियस टोन में कहा, रीजन चाहे जो भी हो, लोग हमेशा विनर को ही याद रखते हैं और हम दोनों में से कोई भी विनर नहीं है। सब हमें भूल जाएंगे। हिस्ट्री विनर्स लिखती है। जो मुझे लग रहा है इस बार आहन ही लिखेगा। इम्पॉसिबल। आहन इस मैच में सिर्फ हारेगा नहीं बल्कि मरेगा भी, ओथर ने कहा। वो भले ही आहन से मैच में हार गया पर उसकी बॉडी में अभी भी किलिंग इंटेंट इमिट हो रहा था। ओथर को इस तरह डैनियल में देखकर जेंग भी आगे कुछ नहीं कहा। वीआईपी सीट में बैठे पॉप ने मार्क से पूछा, मिस्टर मार्क, व्हाट यू डू थिंक अबाउट दिस मैच? मार्क ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर हम दोनों के स्ट्रेंथ पर बेस्ड की बात करें तो इंडिया के फाइटर आहन का जीतना पॉसिबल नहीं है। ये बात सुनते ही टिफनी मार्क को गुस्से में देखने लगी। जैसे ही मार्क ने देखा, उसने तुरंत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पर आहन बाकी मार्शल आर्टिस्ट से अलग है। उसने हर मैच में कुछ ना कुछ अलग दिखाया है। अब इस मैच में वो कौन सा नया जादू दिखाने वाला है, अब आहन को मैच प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है योर हाईनेस? इससे पहले पॉप इस सवाल का जवाब दे पाते, टिफनी तपाक से बोल पड़ी, आहन ये मैच जरूर जीतेगा। पॉप ने टिफनी की तरफ देखा और कहा, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है। कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है। जितना मैं जानता हूं, स्ट्रेंथ की वजह से आहन के जीतने के चांसेस कम हैं, पर मेरा इंट्यूशन कहता है कि आहन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए वो जीत भी सकता है। पॉप ने सीधा जवाब नहीं दिया और अपनी बात घुमा फिराकर कही। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि पॉप ऐसी बात क्यों कर रहे थे। तभी एरिना में किसी की आवाज आई। होस्ट स्टेज पर आ चुका था और उसने माइक में अनाउंसमेंट की, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फिनाले मैच ऑफ दिस ईयर ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन। होस्ट की बात सुनकर सब क्लैप और हूट करने लगे। इसके बाद होस्ट ने एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए कहा, अब तक के सारे मैचेस इंटेंस और एक्साइटिंग रहे हैं। आज लास्ट मैच है और आज हमें हमारा विनर मिल जाएगा। आर यू गाइज एक्साइटेड? वो यू आर वेरी एक्साइटेड। लेट द मैच स्टार्ट। वी वांट टू नो हु विल विन।
ऑडियंस जोश में आ गया। पूरा एरिना गूंज रहा था, आवाजें लगातार बढ़ रही थी। होस्ट ने बोलना कंटिन्यू किया, मैच बस शुरू होने वाला है। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन है मार्शल आर्ट्स का चैंपियन। हाँ ने इस मैच से पहले बहुत लोगों को हराया और विलियम ने तो अपने ओपोनेंट्स की जान ही ले ली है। अब इस मैच को किस हद तक इंटेंस होगा, ये बात देखने वाली होगी। होस्ट लोगों में एक्साइटमेंट भरना अच्छे से जानता था। मैच में अभी भी 10 मिनट बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा? होस्ट ने पूछा। अहान, अहान, अहान। पूरे एरिया में अहान का नाम गूंजने लगा। होस्ट ने एक बार फिर पूछा, टेल मी हु विल विन दिस चैंपियनशिप? अहान, विलियम विल विन। विलियम, अहान, विलियम, विलियम। एक बार अरेना में अहान और विलियम दोनों के नाम गूंज रहे थे। विलियम के नाम से अहान के नामों के ओवरशैडो कर दिया था। ज्यादा लोग इस बार विलियम का नाम चिल्ला रहे थे। विलियम के इतने सारे सपोर्टर्स को देखकर अहान के सपोर्टर्स शांत हो गए थे। टूर्नामेंट की शुरुआत में अहान के सपोर्टर बहुत कम थे, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया अहान की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। अहान के स्ट्रेंथ से सब दीवाने थे। इतने मैचेस के बाद सब समझ गए थे कि अहान की फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मेंटल एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सब सोच रहे थे कि हर मैच की तरह इस मैच में भी अहान कोई मिरेकल जरूर करेगा। होस्ट माइक में कुछ बोलने ही वाला था, इतने में सब चुप हो गए और पैसेज की तरफ देखने लगे। होस्ट भी उसी तरफ देखने लगा। जाकिर, गोपाल, रुद्र और बाकी सब वहां से फाइटिंग एरिया में एंटर कर रहे थे। उनके वहां अहान भी था जो अरमान की व्हीलचेयर को पुश कर रहा था। ऑल राइट, our main character, our hero Ahan Rajada is from India is here. The match is about to begin. Get ready. होस्ट ने कहा और फिर स्टेज से हट गया। अहान, you have to win. अहान, you have to win. अहान, आपको जीतना ही होगा। एक बार फिर लोग अहान का नाम चिल्लाने लगे। अहान ने स्माइल किया और हाथ जोड़कर सबको ग्रेट किया। इसके बाद वो अरमान को लेकर ऑडियंस स्टैंड की तरफ आ गया। अरमान सर, आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसने अरमान को दिलासा दिया। अरमान ने स्माइल के साथ नोट किया और उसने अहान को बहुत उम्मीद थी। वो जानते थे कि अहान कभी उनका सिर झुकने नहीं देगा। अहान उनका गुरूर था और अहान जो भी करता उसके लिए ही करता था। गो नाउ। जाकिर ने अहान के शोल्डर पर पैट किया और उसे जाने के लिए कहा। अहान स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और विलियम का इंतजार करने लगा। उसने ठान लिया था कि आज वो विलियम को जान से मारकर ही रहेगा। इस मैच का अहान पहले दिन से इंतजार कर रहा था। आज का मैच अहान के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल था। कुछ मिनट के बाद वहां विलियम भी आ गया। विलियम हमेशा की तरह ब्लैक फाइटिंग सूट और मास्क पहना हुआ था। उसका पूरा ऑरा ग्लूमी और टेरिफाइंग था। किसी ने आज उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने हमेशा मास्क में ही फाइट की थी। विलियम के फेशियल फीचर्स तो नजर नहीं आ रहे थे, पर किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रही थी। सब देख पा रहे थे कि विलियम अहान को मारने के लिए कितना बेचैन है। विलियम आया और उसने क्राउड पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो स्पीड में चलकर स्टेज पर आया और अहान से 30 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। वो अहान को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे कच्चा खा जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? फाइट करने में डर लग रहा है? अगर हिम्मत है तो आज अपना मास्क हटाकर लोगों को अपनी शक्ल दिखा दो और फाइट करो डेविड। अहान ने कहा। यह सुनकर विलियम की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि अहान उसे कभी पहचान पाएगा कि वो ही डेविड है। विलियम ने गहरी सांस ली और अपना मास्क हटाया। यह पहली बार था जब ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन में किसी ने विलियम का चेहरा देखा था। विलियम इंडियन है। डेविड का चेहरा देखते ही सेम रिएक्शन था। सब हैरान थे कि डेविड की आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे। अहान राजादा, मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जब ऑडियंस आपस में डेविड के बारे में डिस्कस कर रही थी, तभी डेविड ने जोर से कहा। इस बात से सबका ध्यान फिर से अहान और डेविड पर आ गया और वो चुप हो गई। डेविड ने गुस्से में अपनी बात कंटिन्यू की। इतने सालों से मैंने जब भी मेडिटेट किया, कल्टीवेट किया, मुझे मेरी बेइज्जती याद आई। आज ये मैच जीतकर मैं सबको और खासकर उस नारायण को और अरमान को बता दूंगा कि मैं ज्यादा डिजर्विंग था और मैं ट्रू एक्सपर्ट था और उन्हें मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही चाहिए था, तुम्हें नहीं। अहान को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे मास्टर और सीनियर के स्टूडेंट कहलाने लायक ना कभी थे और ना कभी हो पाओगे। मैं डिजर्व नहीं करता। ये बोलकर डेविड ने जोर से हंसने लगा। मैं डिजर्व नहीं करता या तुम सच सुनना चाहोगे? अगर तुम रायजादा फैमिली से नहीं होते तो नारायण और अरमान कभी तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाते। डेविड ने कहा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसके गहरे राज को सबके सामने बोल दिया था। शट अप, अहान ने गुस्से में कहा।
मुझे तो अब तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम नारायण के स्टूडेंट हो ना, तो फिर तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने की हिम्मत है? डेविड ने आहान को घूरते हुए कहा। ऑल राइट, देखते हैं कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। आज तुम्हें जान से मारकर मैं अपने सीनियर का बदला लूंगा, आहान ने कहा। दोनों का ओरा और किलिंग इंटेंट लगातार बढ़ रहे थे। अचानक से आहान के ओरे में कुछ चेंजेस होने लगे। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। ऑर्डिनरी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, पर कुछ मार्शल आर्ट कल्टीवेटर जानते थे कि आहान के साथ क्या हो रहा है। ब्रेक थ्रू, कोई जोर से चिल्लाया। डेविड लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए मान चुका था और वो चाहकर भी मुकर नहीं सकता था। इसलिए आहान को लगने लगा कि अगले रिम जाने का बेस्ट टाइम है। आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट में कन्वर्टिंग फोर्स में जा रहा था। क्या एक लेवल ऊपर होने के बाद आहान के लिए डेविड को हराना आसान होगा, या फिर वो भी मुश्किल बात हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। और दोस्तों, मैंने जो आपसे सवाल पूछा है कि आपको सादा खाना पीना, दूध दही का खाना या फिर ज्यादा नमकीन खाना पसंद आता है, तो दोस्तों इस बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर मुझे भेजें। उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। और कल की वीडियो के जो इंटरेस्टिंग कमेंट है वो मैं 5वें एपिसोड के एंड में नाम बताऊंगा। दोस्तों, 369वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऑडियंस में बैठे लोग आहान को देखकर हैरान थे। उसका बदलता हुआ ओरा और ब्रीदिंग बहुत रैपिड थी। आहान की लगातार ब्रीदिंग ये इंडिकेट कर रही थी कि आहान का ब्रेकिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। जब आहान पीक पर पहुंच जाएगा तब उसकी ब्रीदिंग और ब्लड फ्लो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे और ये इंडिकेट करेगा कि उसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। डेविड ये सब देख रहा था और उसका चेहरा मायूस हो रहा था। वो जानता था कि अगर आहान एक लेवल ऊपर हो गया तो फिर उसे कभी नहीं हरा पाएगा। इतना ही नहीं, डेविड को डर था कि वो उसे आहान से हार जाएगा। ऊपर से भले ही डेविड आहान की बेइज्जती कर रहा था, पर वो खुद जानता था कि आहान की स्ट्रेंथ कम नहीं है। यही वजह थी कि डेविड आहान को एक लेवल और ऊपर होने से पहले जान से मारना चाहता था। वो जानता था कि अगर आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया तो फिर उसे मारना और तो दूर हराना भी नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त आहान का क्यूआई धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्रेक थ्रू के सिम्टम्स साफ नजर आ रहे थे। तभी अचानक से डेविड ने अपना पैर जमीन पर पटका और आहान की तरफ भागते हुए बोला, मेरे सामने अगले लेवल पर पहुंचने के बारे में सोचना भी मत। डेविड किसी भी कीमत पर आहान को ब्रेक थ्रू करने नहीं दे सकता था। वो उसे रोकना चाहता, पर उसे जैसे ही आहान के पास पहुंचना, आहान के ब्रेक थ्रू प्रोसेस पूरा हो चुका था। डेविड आहान से 10 कदम दूर था जब आहान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के सामने एक लाइट फ्लैश हुई। इस वक्त आहान का क्यूआई सेटल हो चुका था और उसका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो गया था। वो इस वक्त बहुत शांत था और मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज पर पहुंच गया था। ये आहान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब डेविड को हराना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये देखकर डेविड रुक गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया था कि आहान के अगले लेवल पर पहुंचने के बारे में पहले सोच लिया था, वरना इतना जल्दी ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल था। डेविड ने सोचा कि अगर ये सब आहान का प्लान था तो बुरी तरह से फंस चुका है। आहान पहले से जानता था कि वो ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसीलिए ही वो लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए मान गया है। डेविड कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने आहान को देखकर तुरंत ही सारे कॉज एंड इफेक्ट सोच लिए थे। ये सब आहान का प्लान था। उसे पहले पता था कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। डेविड ने मन में सोचा। उसके दिल की बेचैनी बढ़ गई थी। डेविड लाइफ एंड डेथ बैटल से पीछे हटना चाहता, पर अब देर हो चुकी थी। लाइफ एंड डेथ बैटल में कोई रूल्स नहीं होते, इसलिए रेफरी ने कुछ नहीं कहा और सेंटर स्टेज से हट गया। अब वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि रेफरी के स्टेज से हटने का मतलब था कि मैच शुरू हो चुका है। तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी भी जान से मार सकता हूं, डेविड ने कहा और अपने आप को शांत किया। डेविड का क्यूआई भी ऊपर नीचे होने लगा था, क्योंकि अब वो आहान से घबरा रहा था। पहले उसे आहान की स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब बात अलग थी। अब आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर था। आहान में बदलाव देख डेविड ने नहीं बल्कि सबने देखा था। मैच शुरू हो गया था और सब बेसब्री से उन दोनों की फाइट देखने का इंतजार कर रहे थे। पर अचानक से आहान में चेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से सब हैरान थे। वहां मौजूद मार्शल आर्ट कल्टीवेटर आपस में बात करने लगे थे। दिस इज अनबिलीवेबल, आहान ने इतने क्रूशियल मोमेंट पर ब्रेक थ्रू किया है। पहले मुझे लगा था कि आहान बहुत स्ट्रोंग है, पर वो विलियम का मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर अगले लेवल पर पहुंचकर सब कुछ बदल दिया है। अब आहान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि आहान पहले ही अपने लेवल पर पीक पर पहुंच गया था। उसे ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा मौका स्टेज पर लगा, इसलिए उसने इंतजार किया। आहान बहुत स्मार्ट है, अब उसे पहले ही प्लान कर लिया था सब कुछ। जिंग भी दूर आहान को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसने मन में सोचा,
अहान बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है अहान बहुत पावरफुल है। अगर ऐसा है तो मैंने जो कहा था वही होगा। जिनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी नजर में अहान का अच्छा इंप्रेशन था, पर उसके पास बैठा ओथर बेचैन हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ओथर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत हाईली सोचता था। उसकी नजर में अहान की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं थी। उसने सोचा कि अहान को आराम से हरा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओथर मैच भी हार गया था और उसका एक हाथ भी टूट गया था। इस बात का मलाल ओथर के दिल में हमेशा रहने वाला था। वो आज मैच देखने सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे विश्वास था कि विलियम अहान को जान से मार देगा। अगर ओथर अहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लेता तो उसे सुकून मिलता, पर ओथर को अब ये होने के बाद चेंजेस बहुत कम लग रहे थे। इस वक्त सिर्फ ओथर के चेहरे का रंग नहीं उड़ा, बल्कि गैरी, चैंग और माइक भी परेशान थे। अब वो सब भी मिलकर अहान को हराने के लायक नहीं थे। एरेना में एक जोर की हंसी सुनाई दे रही थी। वीआईपी सीट में बैठी टिफनी बहुत खुश थी। वाओ, दिस इज सो ग्रेट, अहान हैज एक्चुअली रीच द नेक्स्ट लेवल। योर मैजेस्टी पोप, आपने बिल्कुल सही कहा था, मार्क ने कहा। अब उसे भी लग रहा था कि ये फाइट अहान ही जीतेगा। ये अहान तो सच में मार्शल आर्ट जीनियस है, मार्क ने कहा। ही इज जैम, पोप ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर इंडियन कॉन्टिनेंट में लोगों के दिल में अलग खुशी थी। अब उन्हें अहान के इतने कॉन्फिडेंट होने के कारण समझ आ रहा था। ओ माय गॉड, वो तो अहान के कॉन्फिडेंट होने की वजह ये थी, वो तो पहले ही एक्सर्ट रियल्म के पीक पर पहुंच गए थे। निर्वाणा ने खुशी दिखाते हुए कहा, अहान इज नॉट नॉर्मल, उनकी पर्सनैलिटी बहुत शॉकिंग है। कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता। जिनेश ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा अहान भाई नहीं हार सकता, ये चैंपियनशिप अहान ही जीतेंगे, प्रतीक ने कहा। तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैच से पहले अहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच जाएगा। उनके अलावा रुद्र, गोपाल, जाकिर, अरमान भी बहुत खुश थे। अब उन्हें विश्वास था कि मैच अहान ही जीतेगा। उन्हें पहले नहीं पता था कि अहान अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, पर अब वो जान गए थे। स्टेज से नीचे डिस्कस चल रहे थे, वहीं स्टेज के ऊपर शांति थी। दोनों फाइटर एक दूसरे को घूर रहे थे। जब अहान ने देखा कि डेविड के चेहरे का रंग बदल गया है, तब उसे नहीं रहा गया। तब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है, सारी अकड़ निकल गई। अहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। डेविड ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और उसने कहा, एक लेवल ऊपर क्या आ गए, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें जान से मारकर ही रहूंगा। अहान ने कुछ नहीं कहा। वो बातों में ही वक्त ज्यादा नहीं करना चाहता था। मैच शुरू होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका था और अब रुकने का कोई फायदा भी नहीं था। अहान ने अपने अंदर की सारी एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू की और अटैक करने के लिए तैयार हो गया। अहान अचानक से डेविड के सामने से गायब हुआ और उसके पीछे पहुंच गया। देखने वालों को समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ था। किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए सीन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और मार्शल आर्ट कल्टिवेटर्स बस अहान की स्पीड को देखते ही रह गई। अहान पल भर में डेविड के आगे से पीछे पहुंच गया था। जब अहान ने उसे पीछे पहुंचा तब उसने हथेली से डेविड की गर्दन पर मारना चाहा। डेविड उसका इंटेंशन समझ गया था, इसलिए वो काउंटर अटैक के लिए रेडी था। अहान का हवा तेज स्पीड में आता देख डेविड की तरफ आ रहा था। वो डेविड जानता था कि अहान उस पर अटैक नहीं करना चाहता, बल्कि उसे डराना चाहता है। डेविड ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसने भी अपनी फिस्ट तैयार की और अहान की तरफ पंच चार्ज किया। दोनों का ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। क्यूआई पीक पर पहुंच चुकी थी और इस कोलेजन का आफ्टर इफेक्ट कैसा होने वाला था सब जानते थे। जब अहान की हथेली और डेविड का पंच टकराए तब एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। हवा में मिट्टी उड़ने लगी। डेविड ये कोलेजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका मुंह से आ निकली और इनवॉलेंट्री कुछ कदम पीछे हो गया। अहान चट्टान की तरह वहीं पर खड़ा रहा। पहले अटैक से ही पता चल गया कि डेविड अहान से थोड़ा वीक है। इस वक्त डेविड का राइट हैंड नम हो गया और उसके हाथ से उंगली से खून निकलने लगा था। अगर डेविड ने अपने क्यूआई को एक्टिवेट नहीं किया होता तो उसे सीरियस इंजरी हो सकती थी। इस एक अटैक से डेविड को अहान की पावर्स का पता चल गया था। अहान की पावर्स ने डेविड की इमेजिनेशंस को एक्सीड कर दिया था। मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचने के बाद अहान की पावर्स और स्ट्रेंथ अनबिलीवेबली बढ़ गई थी। पर डेविड किसी भी कीमत पर हार मानने वाला नहीं था। उसने भी ठान लिया था कि आज वो अहान को जान से मारकर ही रहेगा। डेविड ने जो पंच यूज किया था वो कोई मामूली पंच नहीं था। उसने अगस्त को फेमस असुरा पंच यूज किया था और असुरा पंच 4 तरह के होते हैं। डेविड इन चारों को बहुत इफेक्टिवली यूज करना जानता था। अगस्त ने किसी भी को भी इतने अच्छे से मार्शल आर्ट में ट्रेन नहीं किया था जितना उसने डेविड को किया था।
उसने इस कंपटीशन में सबको एक ही मूव में मार दिया था और ये मूव उसका असुरा फीस्ट ही थी। उसका इस एक पंचिंग स्टाइल बहुत अलग है और यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी था। और डेविड को अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। वो समझ गया था कि अगर उसने अपना किलिंग मूव यूज नहीं किया तो वो अहान को कभी नहीं हरा पाएगा। और डेविड ने भी हेजिटेट नहीं किया और अपने किलिंग मूव यूज करने की ठान ली थी। डेविड ने अपनी सारी एनर्जी अपने आर्म में ट्रांसफर की और असुरा फिस्ट का पहला स्टाइल असुरा रूइन करने के लिए तैयार हुआ। इस वक्त डेविड किसी वार गॉड से कम नहीं लग रहा था। डेविड की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था और उसकी ब्रीदिंग में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही मूव में अहान को जान से मार देगा। क्या ये मैच का रुख बदल जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 370वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। डेविड को फिस्ट को तैयार करते देख अहान भी तैयार हो गया। उसने डेविड के असुरा पंच का जवाब ड्रैगन थॉट फिस्ट देने का फैसला किया। आज से पहले अहान ने जब भी ये तकनीक यूज की थी वो हमेशा डिसएडवांटेज में रहा था, पर आज उसे फिर से ट्राई करना चाहता था। इस वक्त दोनों के क्यूआई टेरिफाइंग स्टेज पर पहुंच गए थे और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। बूम! एक तेज आवाज के साथ दोनों की फिस्ट टकराए और एरेना में कुछ पल के लिए गूंजता रहा। दोनों की फोर्स इतनी तेज थी कि वहां पर जमीन में क्रैक आ गए और आसपास में मिट्टी उड़ने लगी। ऐसा लग रहा जैसे कोई दो पत्थर आपस में टकरा गए हो। ये ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का लास्ट बैटल था और दोनों ही फाइटर्स एक्सपर्ट थे। अहान ने शुरू से ही अपने एक्सपीरियंस की मदद ली और सभी मैच जीत गया। उसके स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस की वजह से वो मैच जीत गया था जो लोगों ने सोचा कि वो हार जाएगा। इस कंपटीशन के दौरान अहान ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली थी। इतना ही नहीं, फाइनल मैच से पहले वो कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया था। डेविड भी कुछ कम नहीं था। वो कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था इसका किसी को कोई डाउट नहीं था। उसने पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो यहाँ जीतने आया था। उसके सामने जो भी आया उसने उसकी जान ले ली थी। जिंग को छोड़कर उसके सारे ओपोनेंट मैक्सिमम 3 मूव में मर गए थे। इस लास्ट मैच में 2 खतरनाक पावर मिली थी और इस ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग और साथ में टेरिफाइंग तो था ही। व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मिट्टी उड़ने की वजह से किसी को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ इतनी स्पीड में हुआ कि ऑडियंस मूवमेंट का ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उसने बस इतना नजर आ रहा था कि डेविड के मुंह से खून निकल रहा था और वो धड़ाम से जमीन पर गिर रहा था। उसका हाथ टूट चुका था और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या सच में डेविड ये मैच हार गया? ऑडियंस इस वक्त शौक में थी। वो जानते थे कि अहान बहुत पावरफुल है, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतना पावरफुल है कि उसके एक मूव से डेविड की यह हालत हो जाएगी। डेविड अहान पर एक भी अटैक झेल नहीं पाएगा। ऑडियंस ही नहीं, डेविड खुद शौक में था। उसका एक हाथ टूट चुका था और उसकी एनर्जी डिप्लीट होती जा रही थी। कुछ वक्त के लिए अपना ओरा मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था। अहान, 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 अहान जीत गया। ऑडियंस में जोश आ गया था और वो अहान का नाम चिल्ला रहे थे। इस मैच से उन्हें पता चल गया कि अहान आखिर चीज क्या है। दिस इज टेरिफाइंग। अहान ने एक तो मैच में बीच में ब्रेक थ्रू किया और ऊपर से उसके पावर इतनी जल्दी बढ़ गई। मुझे तो लगा था कि मार्शल आर्टिस्ट को स्ट्रेंथ बढ़ जाने पर एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर अहान तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। ऑडियंस आपस में डिस्कस करने लगी। मोस्टली लोग ऑर्डिनरी और मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, फिर भी इतना पता था कि ब्रेक थ्रू के बाद बॉडी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। ही इज मॉन्स्टर। इतने कम टाइम में इतना पावरफुल होना कोई आम बात नहीं है। मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। यह मैच अहान ही जीतेगा। कंटेस्टेंट सीट पर बैठे जिंग ने साइन करते हुए कहा। जिंग ने अहान को फाइट के लिए चैलेंज किया था, पर अब उसे लग रहा था कि उसने अपने आप को और एस्टिमेट किया था। जिंग जानता था कि वो अहान का मुकाबला नहीं कर सकता था। जिंग के दिल में कोई खास फीलिंग्स नहीं थी, पर जिसका दिल बहुत ज्यादा जल रहा था वो ओथर था। अहान ने ओथर को हराकर उसका सारा कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को खत्म कर दिया था, पर साथ ही उसने ओथर के मन में अपने लिए नफरत भी भर दी थी। ओथर टूटे हुए हाथ के साथ इतना ह्यूमिलेट होने के बाद भी फाइनल देखने के लिए आया था, क्योंकि वो अहान को मरते हुए देखना चाहता था। ओथर अपनी स्ट्रेंथ जानता था। वो ये भी जानता था कि डेविड की स्ट्रेंथ कैसी है, पर अब अहान को ऐसे देखकर ओथर का दिल बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अहान इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा। अहान को समझ पाना नामुमकिन है, ओथर ने कहा। उसका कंपैरिजन अब अहान से नहीं हो सकता था। अहान ने उसे सरप्राइज कर दिया था। वीआईपी सीट में बैठी टिफनी इस वक्त बहुत खुश थी और वो लगातार क्लैप कर रही थी और बोल रही थी, अहान इज गोइंग टू विन टुडे। इतना एक्साइटेड होना बहुत नॉर्मल बात थी। अहान की जीत से उसके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा वो अच्छे से जानती थी। उसका दिल खुशी सी वजह से जोर जोर से धड़कने लगा था। मार्क भी अहान के स्टैंड देखता ही रह गया था।
उसने कभी नहीं सोचा कि कोई इतना स्ट्रोंग भी हो सकता है। अहान को देखकर पॉप के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि ये मैच अहान जरूर जीत जाएगा। प्रतीक, जिनेश, निर्वाणा के मुंह खुले रहे थे। उन्हें पता था कि अहान बहुत स्ट्रोंग है, पर वो इतना स्ट्रोंग है, डेविड का ये हाल कर देगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। भाई साहब, ये अहान तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रोंग है। अब तो कोई डाउट नहीं कि ये मैच अहान भाई ही जीतेंगे। प्रतीक ने कहा। तुम्हें पहले डाउट था क्या? जिनेश ने कहा। निर्वाणा चुप था। को खुश तो था, कहीं न कहीं उसके दिल में एक बात घर कर गई थी। वो अहान के साथ फाइट करना चाहता, पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। अहान हर मैच के साथ निर्वाणा से एक कदम दूर हो रहा था। ये सोचकर निर्वाणा थोड़ा मायूस भी था। जाकिर और अरमान की आंखें लगातार चमक रही थी। दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ नजर आ रही थी। यू शुड बी वेरी प्राउड। इस जनरेशन में अहान से बेटर कोई फाइटर नहीं है। जाकिर ने अरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम। अरमान ने कहा। अरमान की आवाज में प्राइड साफ नजर आ रहा था। सब आपस में बात कर रहे थे, तभी डेविड धीरे से खड़ा हुआ और उसने अपना क्यूआई एक्टिवेट करके अपने इंजरी को हील कर लिया। कर लो अपने जेनेटिक पिल्स को एक्टिवेट। आज तुम्हारा मरना तो तय है, आहान ने कहा। एक ही सेंटेंस में उसने डेविड के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। डेविड के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उसने सोचा कि उसने अपने पिल्स को एक्टिवेशन अच्छे से छिपा लिया, पर ऐसा नहीं हुआ था। आहान को पता चल गया कि डेविड क्या कर रहा है। इससे डेविड और कॉन्शियस हो गया। आहान ने सबके सामने उसे एक्सपोज कर दिया। डेविड ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना क्यूआई और जेनेटिक पिल्स एक्टिवेट करके अपने आप को हील करने लगा। इस वक्त उसके लिए ये करना ज्यादा जरूरी था। आहान ने उसे अपने आप को हील करने का वक्त दिया और इसलिए वो जल्दी से हील होना चाहता था। उसे डर था कि कहीं आहान का मन न बदल जाए और अचानक से उस पर अटैक न कर दे। He is martial arts king. He deserves win the match. I can feel the aura of a grandmaster from Ahan. Maybe he will become a martial art grandmaster in the future. ऑडियंस में लोग एक दूसरे को कह रहे थे। अहान का ओरा बहुत प्योर और पावरफुल था। वो अपने किसी ओपोनेंट जितना एरोगेंट नहीं था और उसने अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने मुंह से साबित किया था कि वो यंगर जनरेशन का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट क्यों था। अपने आप को हील करने के बाद डेविड ने कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। उसने अहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे हील करने के वक्त देकर गलती कर दी। इस बेवकूफ की वजह से आज तुम अपनी जान गंवाओगे। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझ पर इस मौके में सीरियसली इंजर नहीं कर सके तो फिर मैं तुम्हें बिना कोई मौका दिए जान से मार दूंगा, अहान ने कहा। अहान की बात सुनकर डेविड के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा कि अहान इतने लोगों के सामने उसे इस तरह की धमकी देगा। डेविड का ईगो हर्ट हो चुका था। वो अब अहान को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था। वो अटैक के लिए तैयार हुआ, जोर से चिल्लाया, गो टू हेल अहान राजादा। इतना कहने के बाद डेविड की बॉडी जेनेटिक मेडिसिन की वजह से बहुत पावरफुल हो गई। उसकी बॉडी में से एक बहुत अलग ऑरा इमिट हो रहा था। उसकी बॉडी में बोन्स क्रैक कर रही थी और गुस्से की वजह से उसके शरीर की नसें भी दिखाई दे रही थी। इस वक्त डेविड का मोमेंट्स बहुत इंप्रेसिंग था। डेविड भी इस तरह को देखकर अहान ने पैनिक नहीं किया। अहान की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी जिसमें उसने पैनिक किया हो और हमेशा काम और कंपोज रहता था। उसने अपने क्यूआई एक्टिवेट किया और अपने मिस्टीरियस ब्रीदिंग तकनीक यूज करने लगा। इससे उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया और स्ट्रेंथ और स्पीड पीक पर पहुंच गई। अहान ने अब ठान लिया कि एक ही मूव में डेविड की जान ले लेगा। उसने बिना वक्त गवाए अपना सेल्फ क्रिएटेड मूव हेवन ब्रेकिंग करने का फैसला किया। डेविड भी चाहता था कि एक मूव में अहान को जान से मार दे। अहान चाहता कि वो डेविड को मार दे। दोनों में एक दूसरे अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने का फैसला कर लिया था। आज इस लाइफ एंड डेथ मैच में कोई एक जिंदा रह सकता था। अहान ने अपनी आंखें बंद की और हेवन ब्रेकिंग के लिए अपने हाथों की मूवमेंट शुरू की। वहीं डेविड ने भी पोजीशन ली और अहान को अरुसा फेस्ट मारने के लिए तैयार हुआ। ऑडियंस में सबकी धड़कनें रुकी हुई थी क्योंकि वो जानते थे कि फाइनल मूव होने वाला था। इस मूव के बाद उन्हें एक साल के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स विनर का नाम पता चलेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आए और दोनों की फिस्ट एक दूसरे से जैसे ही टकराई, वहां पर एक कानों में चुभने वाली आवाज गूंजी। ये सीन बहुत टेरिफाइंग था। चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें साफ नजर आ नहीं रहा था कि दोनों में एक जमीन पर गिर चुका था और जमीन में क्रैक आ गए थे। जब मिट्टी थोड़ी बैठी तब स्टेज का सीन देखकर सब हैरान थे। अहान चट्टान की तरह खड़ा था और वहीं डेविड जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और उसका एक हाथ टूटकर उसके शरीर से अलग हो गया था। डेविड के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। क्या ये मैच और हो गया? लोगों के मन में इस वक्त यही सवाल चल रहा था।
फाइट में आगे क्या होगा? क्या डेविड फिर से उठने की कोशिश करेगा या फिर अपने हार मान लेगा या फिर घुटने टेकेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अब मैं आपको कल की वीडियो के विनर्स के नाम अनाउंस करता हूं। जो कल की वीडियो में सबसे प्यारा कमेंट मुझे लगता है वो पूजा मौर्य जी का है। वो कहते हैं कि उनको गांव में बना हुआ आम का अचार बहुत अच्छा लगता है और आगे कहते हैं सर आपके मुंह में पानी आ गया होगा अचार का नाम सुनकर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा। चंद्र प्रकाश सिंह कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए मुझे पसंद आता है। थैंक यू ब्रदर। रेखा कुमावत 5649 कहते हैं कि माँ के हाथ की बाजरे की रोटी, वाह क्या बात है। चंदन टेलर कहते हैं सर गांव में खुली हवा और शुद्ध भोजन मिलता है। बिल्कुल सही बात। मोहम्मद अली जी कहते हैं मेरे गांव में सब कुछ मिलता है, मोहब्बत से सब यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अंकेश भाई कहते हैं कि मुझे गांव के मंदिर में पेड़ों की छांव और स्कूल अच्छा लगता है। बहुत अच्छा भाई। तबस्सुम तबस्सुम कहते हैं हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बनकर रहते हैं। बिल्कुल सर, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और सब इंसान ही हैं। बादशाह आजमगढ़ कहते हैं मैं गांव का रहने वाला और मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। आपकी सुपरहिट कहानी है और मेरे गांव के पास बाबा भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। सर आपके गांव में बाबा भैरवनाथ के मंदिर में मेरी तरफ से प्रणाम जरूर करना। करण सिंह कहते हैं मंदिर, गौशाला, पेड़ और फसल, क्या बात है। अंकित महाकुंड कहते हैं मेरे गांव में 4 तालाब और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सादिक सिद्दीकी कहते हैं हमारे गांव में सबसे बढ़िया बाजार लगता है। क्या बात है सादिक भाई, ये कमेंट मेरे दिल को छू गया। गांव में खुली हवा और हरे भरे खेत और बुजुर्गों के साथ बात करना बहुत अच्छी लगता है। सतिंदर सर कहते हैं। अकबर जुनेजा कहते हैं हमें गांव में जो बर्ड सुबह साउंड करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सुमेश गुप्ता जी कहते हैं आई लाइक माई विलेज, आई एम फ्रॉम असम, डिस्ट्रिक्ट करबी अनगलोंग। अच्छा लगा सर, आप आसाम से हमारी कहानी सुन रहे हैं। सतीश यादव जी कहते हैं हमारे गांव में बरगद का पेड़ है जिसमें 76 पिलर हैं और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत अच्छा सर। राजेश सेन जी कहते हैं कालका देवी मंदिर, वो भी प्राचीन मंदिर है। बहुत बढ़िया सर। आई संजय, प्रदीप सोनी, अली राशिद, असवद खान, प्रकाश दहल, विमलेश सिंह, गुरजीत सिंह, अब्बास खान, यूसुफ काजी, गेमिंग फन, जितेंद्र सन, इन सब मेरे भाइयों को गांव बहुत अच्छा लगता है। रसल सिंह कहते हैं हांगकांग से बोल रहा हूं और इनके गांव नूरजहां में बहुत अच्छा वातावरण है। सर बहुत अच्छा लगा कि आप हांगकांग से हमारी कहानी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद नदीम, वाईके स्टूडियो, गौरव कुमार, अरविंद अंसारी, काशी पाटिल, J320, वर्णदीप संधू, नरेंद्र गुज्जर, रामलाल यादव, मोन्टू संधू, इन सभी को भी गांव बहुत अच्छा लगता है। हमारे रोज स्टार 1597 कहते हैं भगवान करे आपका चैनल बहुत जल्दी फेमस हो जाए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम सर, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत प्यार भरा है। और ये कहते हैं कि सुल्तान डाकू का किला है जो मेरे शहर को सुंदर बनाता है। बहुत अच्छा सर, कभी आएंगे तो आपके शहर में सुल्तान डाकू का किला जरूर देखेंगे। अनुज जी कहते हैं हमारे शहर का नाम प्रयागराज है और यहाँ बहुत अच्छा महीने में मेला लगता है। बहुत अच्छा सर। अंकुश पूनिया जी, वेरी गुड सर। साहिल हाशमी, अजय कुशवाहा, रफी कुलसम, लक्ष्मी नारायण गोपाल, ये सर दिल्ली से हैं और इनको बहुत मजा आता है कहानी सुनने में। ये हर रोज कमेंट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुज शाद कहते हैं हमारे शहर में विश्वनाथ काशी मंदिर है। बहुत अच्छा लगा सर। मोहम्मद अल्ताफ मोनू भाई, देवदत्त कपूर कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। ओम प्रकाश सिंह, दिलशाद अहमद, दिनेश परमार, रंजीत कुमार, भारत पाटिल, देवांती टांडी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पिछला मैसेज आपको अच्छा लगा। गांव की हर चीज शहर से बेहतर है। थैंक यू मैम। राघवेंद्र सिंह, हम शुरू से गांव में रहते हैं और मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर। गोहिल नयन, सूरज तांडी, अफजल खान जी कहते हैं कि गुड सर, 6:30 बजे नाइट डिसीजन। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने 6:30 बजे का टाइम रखा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। कुमार मनोज कहते हैं मेरे गांव में राम जी का मंदिर है। थैंक यू सर। खान गुड स्टोरी, राकेश कुमार, प्रभात काकी, आशीष मिश्रा, दिनेश परमार, रोम रोम भाई। पीएम मीना जी कहते हैं खेत, गुआ, बाग, बगीचा, मोर, मुरैया, कोयल, हिरन के झूठ, नीला आकाश, चांदनी रात, क्या बात है सर, आपने तो सब कुछ ही नाम ले दिया। आद खान कहते हैं मुझे अपने शहर और अपने देश पर गर्व है। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत गर्व है अपने देश पर। दयाशंकर जी कहते हैं हमारे गाँव में और दोनों में शहर में मजा है। यूपी बलिया से है ये। रिची बुरा जी कहते हैं ब्रो इन माई विलेज वन टेम्पल इज प्रेजेंट अवर फेमस फेस्टिवल नाम दुर्गा पूजा इन कोलकाता फेमस फेस्टिवल which will start from 9 अक्टूबर to 13 अक्टूबर। सर टाइम लगा तो कभी जरूर आएंगे आपके शहर कोलकाता में। गांव में माता पिता के साथ रहना अच्छा लगता है। केशव बरहिया जी को बहुत बहुत थैंक यू सर। लीलन हॉस्टल रामदेव धोलिया,
ये कहते हैं कि हमारा नाम भी ले लिया करो सर। रामदेव धोलिया जी, आपका नाम अब की बार ले लिया है। साहिल ठाकरे, शामाद मैजान, सुरेश कुमार, जयशंकर गुप्ता, देव गौतम, सरफराज अख्तर, मोमिन मोमिन राम, मनोज मीना, ठाकर मंजू, दयाशंकर, असनानी अंसारी, बीटू गेमिंग, दिलवार सिंह, जोशन दलाल, कैलाश निमावत, कैलाश शंकर नरनादी, रामलाल साहू, दीपक गुप्ता, चंद्र शेरावत, पिंटू FE, अवधेश शर्मा, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमारी कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आज के सवाल के बारे में भी कमेंट करिए और अगली वीडियो में ऐसे ही आप लोगों के नाम साझा किए जाएंगे। दोस्तों, 371वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। डेविड की हालात ऐसी हो गई कि अगर अहान उस पर वार करता तो जिंदा नहीं बच पाता। डेविड अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह अभी अभी तो कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचा है, फिर इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? अरेना में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। उन्होंने अभी अभी जो देखा वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। नॉर्मल ऑडियंस, मार्शल आर्टिस्ट, कल्टीवेटर और यहाँ तक कि अलायंस ऑफिसर और एक्सपर्ट भी बिल्कुल शांत थे। आन धीरे धीरे चलकर डेविड के पास जा रहा था। जैसे ही आन के कदम बढ़ रहे थे और डेविड के दिल में धड़कनें तेज हो रही थी। डेविड ने खुद को संभाला और आहान से पूछा, तुमने अभी अभी कौन सी टेक्निक यूज की थी? जितना मैं जानता हूं, इंडियन मार्शल आर्ट्स में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई टेक्निक है, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो सिर्फ किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। डेविड ने जब ये बात सुनी तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और उसने इरिटेट होते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सबके सामने ब्रेक थ्रू किया था, फिर तुम अपना मार्शल आर्ट मूव कैसे बना सकते हो? जब डेविड इतना कंफ्यूज था, तब आहान ने उसका कंफ्यूज दूर करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे जान से मारने के बारे में सोचा। इस वक्त आहान उसके सामने बिल्कुल खड़ा हुआ था। आहान ने डेविड के बाल पकड़कर उसे उठाया, फिर अपने हाथ से डेविड की गर्दन पर स्लैश किया। यू डिजर्व टू डाई, आहान ने गरजते हुए कहा। इस अटैक से डेविड की गर्दन टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। यह आहान का फाइनल मूव था और डेविड इसे काउंटर नहीं कर पाया और आहान ने जो कहा था वो कर दिया था। अब डेविड जान से मर चुका था। जब उसने देखा कि डेविड की सांसें रुक गई, तब उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, सीनियर, मैंने आपका बदला ले लिया है, हमारा दुश्मन मर चुका है। डेविड, जो इस कंपटीशन में विलियम के नाम से आया था, स्टेज पर मरा हुआ था। सब उसे देख रहे थे और सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। आहान की आंखें लाल थी। जो भी आहान की आंखों में देख रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। हर मैच के बाद आहान की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी। आज तो शायद वह बिल्कुल पीक पर था। इस वक्त सब आहान को देख रहे थे और उसका चेहरा सबके दिमाग में छप गया था। अरेना में बहुत लोगों में शांति थी और आहान के परफॉर्मेंस में सब ममराइज हो गए थे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के फोटोग्राफर ने जब आहान की फोटो क्लिक की और क्लिक की आवाज आई, तब सब आहान को चीयर करने लगे। आहान, आहान फ्रॉम इंडिया इज द विनर। वी आर सीइंग द चैंपियन ऑफ दिस ईयर ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन। आहान ने मार्शल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। उसकी वजह से मार्शल आर्ट वर्डनरी वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया। जब आहान इस कंपटीशन में आया था, तब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। किसी ने नहीं सोचा कि यह कंपटीशन जीत सकता है, पर आहान ने कर दिखाया। पहले मैच से लेकर अब तक मैच में आहान शांत रहा। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी अच्छे से यूज किया था। वो भले ही डैनी और ओथर को कमजोर था, पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन दोनों को हरा दिया था। डेविड के स्ट्रेंथ को मैच में उसने अपने आप को अगले लेवल पर प्रिपेयर किया था और मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया था। फाइनली उसने डेविड को जान से भी मार दिया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। सबने पहले चिल्लाने वाला इंसान जिनेश ही था। वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, दिस इज ग्रेट, सो सेटिस्फाइंग। जिनेश बहुत ज्यादा खुश था। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। प्रतीक भी अपने बैंडेज बंधे शरीर से उछल रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कहा था ना, अरे मैंने कहा था ना कि मेरे भाई आहान को कोई नहीं हरा सकता है। देखा देखा, वो जीत गए। वो निर्वाणा भी आहान की जीत से बहुत खुश था, पर उसे कहीं ना कहीं दुख भी था। उसने मन में सोचा, हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कभी फाइट कर पाऊंगा। आहान की पावर्स अब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब निर्वाणा को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इंडिया में जितने भी मास्टर्स आए थे, वह सब भी खुश थे। मास्टर गोपाल ने जाकिर से कहा, जाकिर सर, मुझे लगा था कि आप आहान के बारे में बहुत चढ़ा बढ़ा कर बोल रहे थे, पर मैं गलत था। आपने जो भी कहा था वो सब सही था। आहान आपकी इतनी तारीफ डिजर्व करता है।
मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इस वक्त तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं कि मैं आहान को हरा सकता हूँ। सच में आहान से हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। रुद्र भी गोपाल की बात से सहमत थे। रुद्र और गोपाल मार्शल आर्ट मास्टर हैं। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 के पीक पर थे, फिर भी उनमें आहान से फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लॉर्ड बुद्धा ने आहान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, पर उसे तराशने में ग्रैंड मास्टर नारायण और मास्टर अरमान का बहुत बड़ा हाथ है। मास्टर अरमान, प्लीज मुझे भी बताइए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करूं कि वो भी इस तरह फाइट कर सके। मास्टर गोपाल ने रिस्पेक्टफुली अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। ये बात सुनकर प्रतीक को अजीब लगा। उसने कंफ्यूजन में गोपाल से पूछा, हैं, इस बात से आपका क्या मतलब है? प्रतीक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर तुम सही तरह से ट्रेनिंग करोगे तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। सही ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोपाल ने कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सही तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं? प्रतीक ने कहा। दोनों को इस तरह आर्ग्यू करते देख अरमान ने सहाय किया और दोनों को रोकने की कोशिश के लिए कहा, मास्टर गोपाल, आहान को ट्रेन करने में मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है आहान ने खुद किया है। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक जरूर बताई है, पर उसने अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बढ़ाई है। मैं आहान का मास्टर नहीं बल्कि उसका सीनियर हूं, पर फिर भी मैं उसे रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूं। मास्टर गोपाल, आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अरमान सर जो कह रहे हैं वो सच है। हमारा कंपैरिजन आहान के साथ नहीं किया जा सकता है। अगर हम इंडियन मार्शल आर्ट्स में हिस्ट्री देखें तो इतने कम मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं जो आहान के जैसे ही थे। जिनेश ने कहा, आई थिंक एवरीवन इज राइट। मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गोपाल ने कहा। इस वक्त जाकिर अरमान को देख रहे थे। उन्हें देखते हुए बोले, तुम्हारा जूनियर भी कमाल का है। इसकी पावर्स और स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने जो कहा करके दिखाया। उसने तुम्हारे दुश्मन का आखिरी जान से मार दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में इसकी अचीवमेंट बहुत बढ़ जाएगी। इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स तो लिमिटलेस है। अगर इसने फ्यूचर में हेवंस रिल्म और डाइटी रिल्म पर पहुंच गया तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ही इज द ओसम। रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब रुद्र की बात से सहमत थे। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज सीनियर। आहान ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अरमान ने कहा। इस वक्त उनकी नजरें आहान पर टिकी हुई थी। जहां बहुत लोग किसी और के लिए कह रहे होते और वहां लोग दुखी ना हो तो ऐसा हो सकता है। चैंग, गैरी, माइक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने कुछ ऐसा कर दिया। वो लोग आहान को मारने की जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर आहान लेवल 1 के ऊपर भी हो गया तो फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उन लोगों के प्लान पर आहान ने पानी फेर दिया था। ओथर भी दुखी मन के साथ बैठा था। वो इस वक्त वीक और पावरलेस महसूस कर रहा था। वो आहान को मरते हुए देखना चाहता पर ऐसा नहीं हो पाया था और अब शायद ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। ओथर जान गया था कि अब उसके और आहान के बीच में बहुत फर्क आ गया था। उसके मन में बदला लेने की बात बिल्कुल निकल चुकी थी। वीआईपी सीट में टिफनी की आंखें भर आई थी। देखा देखा मिस्टर मार्क, मैंने कहा था ना कि फाइट आहान ही जीतेगा। वाज नॉट रॉन्ग आफ्टर ऑल, टिफनी ने कहा। वो इस वक्त बहुत खुश थी। इंडीड मिस टिफनी इज राइट, मार्क ने कहा। मार्क इस वक्त सदमे में था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का इतने सालों से हिस्सा होने के बाद भी उसने आज तक ऐसा मैच कभी नहीं देखा था। पॉप ने कुछ नहीं कहा। वो अपने मन को बस कुछ सोच रहे थे। एरेना शोर से गूंज रहा था। आहान आहान चिल्लाकर लोगों ने नसें कड़ी हो गई। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वी आर सीइंग द चैंपियन। आहान इज द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन द यंगर जनरेशन। पूरे एरिना में बातें गूंज रही थी। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट किया, दिस मैच इज ओवर, द विनर इज आहान राजादा फ्रॉम इंडिया। सब क्लैप करने लगे। तब रेफरी ने एक बात और कही। तब स्टेज पर स्टाफ से 2 मेंबर आहान के पास आए और बोले, वी नीड टू डील विद विलियम्स डेड बॉडी। आई वांट टू टेक हिज बॉडी टू इंडिया। आहान ने कहा, वी हैव टू टॉक टू आवर सीनियर्स। एज ऑफ नाउ वी नीड टू क्लीन द स्टेज। स्टाफ मेंबर ने कहा। आहान जानता था कि वो सिर्फ स्टाफ मेंबर है और उनके हाथ में कुछ नहीं, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा और डेविड की बॉडी को ले जाने दिया। इसके बाद रेफरी स्टेज पर आया और उसने कहा, द कॉम्पिटिशन इज ओवर, डिड यू ऑल एंजॉय द मैच? यस, ऑडियंस चिल्लाई। वाज द मैच एक्साइटिंग? होस्ट ने पूछा। वेरी एक्साइटिंग, ऑडियंस फिर से चिल्लाई। वेल, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूं योर हाइनेस पोप और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड मिस्टर इवान को। वो आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक मेडिसिन प्रेजेंट करेंगे। होस्ट ने कहा,
पॉप और इवान दोनों स्टेज पर आ गए। पॉप ने अहान से कहा, यंग मैन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट कल्टीवेटर को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स तुम्हारी है। याद रखना, जेनेटिक पिल्स का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। थैंक यू पॉप, मैं ध्यान रखूंगा, अहान ने कहा। इसके बाद पॉप ने कहा, मैं वेटिकन सिटी में एक पार्टी रख रहा हूं। मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं। आई होप यू कैन मेक इट। पॉप टिफनी की शादी अहान से करवाना चाहते हैं और यह पार्टी अहान से बात करने के लिए अच्छा मौका हो सकती थी। क्या अहान इस पार्टी में आएगा या फिर वहां पर कोई और नई मुसीबत आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 372वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब पोप उन्हें पार्टी में इनवाइट करते हैं तो अहान कहता है, मैं जरूर आऊंगा योर हाइनेस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसने जाकिर की दी हुई मेडिसिन ले ली है तो फिर उसे अब इस जेनेटिक पिल्स की क्या जरूरत है। अहान ने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत लिया और डेविड के मौत की खबर बहुत जल्दी सबको पता चल गई। विलियम गैम्बलिंग कंपनी के चेयरमैन की सेक्रेटरी भागते हुए उसके केबिन में आ रही थी। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी और परेशान थी, इसलिए वो बिना नॉक किए केबिन में घुस गई। ये देखकर चेयरमैन नाराज हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। सर द न्यूज इज फ्रॉम वेटिकन। इट्स ओवर, ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन इज ओवर एंड इंडिया इज फाइटर अहान राजा हैज वॉन। ही इज द अल्टीमेट चैंपियन। सेक्रेटरी भागते हुए आई थी, इसलिए हाँफ रही थी। वो अपनी अच्छे से बात भी नहीं बोल पा रही थी। ये बात सुनकर चेयरमैन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपटीशन का रिजल्ट ये आएगा। चेयरमैन के पास डार्क काउंसिल से कॉल आया था। तब उन्होंने कहा कि ये चैंपियनशिप 100% विलियम ही जीतेगा। वो इस गुड न्यूज का इंतजार कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि बैड न्यूज उसका इंतजार कर रही थी। व्हाट द हेल, डार्क काउंसिल ने तो कहा था कि मैच विलियम ही जीतेगा, फिर अहान कैसे जीत गया? चेयरमैन ने कहा। चेयरमैन को कंफ्यूज देखकर सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल की और उसे मैच का सारा हाल बताना शुरू किया। पहले की बात अलग थी। पहले विलियम अहान से एक लेवल ऊपर था, पर मैच में जस्ट पहले अहान ने उसके अगले लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। इस सिचुएशन से विलियम को जीतना मुश्किल था। विलियम सिर्फ हारा नहीं बल्कि जान से भी हाथ धो बैठा है। ये बात सुनकर चेयरमैन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, क्या जो तुम कह रही हो सच है? सेक्रेटरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस बात की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि हान मैच के लेवल पे ऊपर हो जाएगा और मैच को जीत पाएगा। चेयरमैन इस बात को सोचकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि सबको उसको रिटर्न करना पड़ता और उससे भी ज्यादा परेशानी ये थी कि उसे कंपनी के असली मालिक को जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जानती थी कि इस वक्त कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपने बॉस से पूछा, सर अब हम क्या करेंगे? चेयरमैन ने कुछ सोचा और कहा, पहले जो कम अमाउंट की बैट्स है उन्हें प्रायोरिटी दो। जो लार्ज अमाउंट की बैट्स है उनका क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। मेरे मैसेज का इंतजार करना। पर सर हम लोगों को क्या जवाब दें जिन्होंने ज्यादा अमाउंट बैट किया है? सेक्रेटरी ने पूछा। जो भी ठीक लगे वो बोल देना, चेयरमैन ने कहा और सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए कह दिया। ये जितने भी बड़े गैम्बलर्स हैं उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट लगाया था, साथ ही बड़ी फैमिलीज भी हैं। इन्हें हम क्या जवाब दे सकेंगे? चेयरमैन ने मन में सोचा। अहान की जीत की खबर पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। जिन्होंने भी अहान पर बहुत पैसा लगाया था वो सब इस बात से बहुत खुश थे। सब इलीट लोगों का मीटिंग एरिया बहुत लिवली था और सब अहान की उसके जीत के बारे में बात कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अहान जीत गया। उसकी जीत से हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं जानता था कि अहान जरूर जीतेगा। मैंने उसे पहले फाइट करते हुए देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और पैसे लगाना चाहिए था। अरे इससे तो हमें कुछ काम करने की और जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें जितना मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा पैसा लगाने से हमें नुकसान भी हो सकता था अगर अहान हार जाता तो। हाँ ये भी सच है, पर कंपटीशन में अहान से जितना परफॉर्म किया है वह सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इंडिया मार्शल आर्ट्स का नाम ऊंचा भी कर दिया है। सब इस बात से सहमत थे। अकेले अहान ने सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट्स का नहीं बल्कि पूरे मार्शल आर्ट का स्ट्रक्चर बदल दिया था। शाम होते ही विलियम गैम्बलिंग कंपनी की मीटिंग भी और हो गई। उन्होंने फैसला किया कि धीरे धीरे करके वो पैसे चुका देंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि अहान पर बहुत सारी बैट्स थी। चेयरमैन जानता था कि उसे बहुत सारे एसेट बेचने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लंदन के इंपीरियल पैलेस में प्रिंसेस डायना बहुत खुश थी। उसे भी अहान के जीत की खबर मिल गई और वो दौड़कर अपने फादर के पास गई और एक्साइटेडली उसने कहा, डैड मैंने जो कहा था वैसा ही हुआ।
अहान कंपटीशन जीत गया, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। किंग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर, इस बार तुम शर्त जीत गई हो। इसका मतलब कि आप मेरी बात पूरी करेंगे और मुकरेंगे नहीं। डायना ने कहा, वो अभी भी अपने डैड की बातों को लेकर क्लियर नहीं थी, वो अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहती थी। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे डैड ऐसे तो नहीं लगते? किंग ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं आहान से शादी करना चाहूं तो आप मना नहीं करेंगे? डायना ने पूछा। इस वक्त उसके खुद की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अचानक से किंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशन में कहा, मैं मना नहीं करूंगा, पर तुम्हारा एक बात जान लेना जरूरी है। ये सुनकर डायना के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसने उदास होते हुए पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? तुम जब अहान को ढूंढने इंडिया गई थी और फिर अहान तुमसे मिलने यहाँ आया था, तब तुमने उसके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, पर क्या अहान को उससे कोई फर्क पड़ा था? क्या उसे तुम्हारी फीलिंग्स रेसिप्रोक की थी? किंग ने सीरियस टोन में कहा। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और फिर कहा, अहान शादीशुदा है, उसकी वाइफ है, और भले ही वो ऑर्डिनरी लड़की है, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। किंग की बातें सुनकर डायना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो इन सब बातों से इनकार करना चाहती थी, पर वो जानते थे कि उसके डैड जो भी कह रहे थे वो सब सच है, और वो ये बात भी जानती थी, बस मानना नहीं चाहती थी। ये तुम्हारी और अहान की शादी होना इम्पॉसिबल है, और अपनी वाइफ को लेकर जो उसकी फीलिंग्स है वो अलग बात है। पर एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। रीजन सुनने के बाद तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। किंग ने कहा, एक और इम्पोर्टेंट रीजन? वो क्या है डैड? डायना ने पूछा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हान शायद जिंदा ना बचे। हो सकता है कि वो इंडिया पहुंचने से पहले ही मर जाए। किंग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? डायना की आंखों में पानी आ गया। किंग ने गहरी सांस ली। वो इस वक्त अहान की सिचुएशन को अच्छे से समझते थे। उन्होंने डायना को समझाया, अहान ने आज तक बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। इस कंपटीशन में भी अहान ने बहुत सारे पावरफुल फोर्सेज के सक्सेसर को हराया। तुम्हें क्या लगता है वो सब अहान से बदला नहीं लेंगे? अगर मैं भी उनके जगह होता तो जल्द से जल्द अहान को मारने की कोशिश करता। अहान बहुत पावरफुल हो चुका है, अब सारी फोर्सेज साथ में मिलकर अहान को जान से मारेंगी। डायना का चेहरा उदास हो गया। अपने पिता की बात सुनकर उसके अहान की चिंता होने लगी और उसे समझ आ गया कि अहान की जान खतरे में है। डायना पूछना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने पूछा, डैड, आपको क्या लगता है कि वो कब अटैक करेंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो आज ही अहान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। किंग ने कहा। डायना चुप हो गई। जो चेहरा अब तक खिलखिला रहा था वो बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों की चमक की जगह आंसू आ गए थे। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सूरज ढल चुका था। वेटिकन सिटी में अब शांति थी। इतने दिनों के बाद वहां पर कंपटीशन की वजह से जो चहल पहल थी वो कम हो गई थी। वेटिकन सिटी में चर्च में टिफनी इस वक्त बहुत खुश थी। उसने नन से पूछा, कौन सी ड्रेस बेटर है, ये वाली या ये वाली? कंपटीशन ओवर होने के बाद वो एरेना से निकलकर अपने रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद वो फ्रेश हुई, चेहरे पर लाइट मेकअप किया और फिर से ड्रेस डिसाइड करने में बिजी हो गई। टिफनी को इस तरह खुश देखकर नन बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उतना खुश क्यों थी, पर वो चाहकर भी उससे सवाल नहीं कर सकती थी। नन ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहा, योर मजेस्टी, यू लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, एनीथिंग यू वियर विल सूट यू। ये सुनकर टिफनी बहुत खुश हो गई। उसने स्माइल करते हुए नन से कहा, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। इसके बाद नन ने बाव किया और फिर रूम से बाहर चली गई। टिफनी सोफे पर बैठ गई। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसे एक्साइटमेंट और बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसने पॉप से प्रॉमिस किया है कि वो पार्टी में जरूर आएगा, मतलब वो जरूर आएगा। टिफनी ने मन में कहा। वो पार्टी में जाने के लिए बेताब हो रही थी। होटल रूम में अहान और अरमान बैठे थे। अरमान के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, अहान, मुझे लगता है कि तुम्हें आज की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। पॉप ने तुम्हें वहां क्यों बुलाया है ये हम में से कोई नहीं जानता। अभी की जो सिचुएशन है, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। सीनियर, मैं जानता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको परेशानी की वजह गैरी चैंग और माइक है ना? अहान ने कहा। हाँ, वो तुम पर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक उन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है और तुम अलायंस के होटल में हो। अगर किसी ने उन्हें तुम पर अटैक करते हुए देख लिया तो फिर अलायंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा होटल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक अलायंस के होटल में हो तब तक तुम सेफ रहोगे। अरमान ने अहान से सारी सिचुएशन समझाई। होटल में ही रहूं? अगर मैं होटल में रहा तो फिर हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे?
अहान ने पूछा। वो जानता था कि अरमान जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा ही रहा तो अहान इंडिया के लिए नहीं निकल पाएगा। अगर उसने यह मैटर अच्छे से सोल्व नहीं किया तो ये कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी तरह ये दिखा सकते हैं कि अहान का एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और फिर कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अहान इस मैटर को कैसे सोल्व करेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको और भी नई नई कहानियों के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप और भी नई नई कहानियां सुन सकेंगे और इंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है कि आपको देसी खाना पीना, दूध दही का खाना या फिर नमकीन खाना ज्यादा पसंद आता है। कमेंट करके जरूर बताइए और अगली वीडियो में उन लोगों के नाम ले जाएंगे जो इंटरेस्टिंग बातें मुझे खाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, 373वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब अहान सोच रहा था कि उसे इस मैटर को निपटाना ही पड़ेगा, तब अरमान ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से कुछ दिन बाद जाएंगे और अगर तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हो तो फिर अलायंस अफसर हिमांशु इंटरनेशनल मार्शल अलायंस की टर्म चेंज असेंबली के लिए यहाँ आने ही वाली है। हम उनके साथ वापस जा सकते हैं। वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर लिम में एंटर कर चुके हैं। उनके सामने ये गैरी, चैंग और मार्क कोई नहीं टिक पाएगा। अहान ने नोट किया और जैसे ही वो आगे कुछ बोले वहां पर जाकिर आ गए। उन्हें देखकर वो चुप हो जाता और उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद वो कहता है, जाकिर सर, आप यहाँ, आपको कुछ काम है क्या? अहान, बात यह है कि मैं पहले तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसलिए मैंने ही अरमान से कहा कि तुम्हें पार्टी में जाने से रोके, पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जाकिर ने कहा। अरमान और अहान दोनों ही समझ नहीं आ रहा था कि जाकिर ऐसा क्यों कह रहे थे। वो दोनों हैरान थे। अहान ने उनसे पूछा, जाकिर सर, आपके कहने का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि पोप ने तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए चर्च के फॉर्मर आर्कबिशप हेनरी को भेजा है, जाकिर ने स्माइल करते हुए कहा। आर्क बिशप? अहान हैरान थे। उसने पहले कभी आर्क बिशप के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जाकिर को देखकर वो समझ गए कि ये बहुत पावरफुल इंसान है। उनकी स्ट्रेंथ जरूर गैरी, चैंग और मार्क से ज्यादा होगी। आर्क बिशप हेनरी का नाम सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने कहा, अहान को लेने हेनरी आए हैं? अरमान शौक थे। जब अरमान और जाकिर यंग थे तब हेनरी चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से हेनरी के बारे में सुनूंगा, अरमान ने कहा। इसके बाद वो अहान की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, हेनरी बहुत पावरफुल थे। वो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर उन्होंने उन दिनों बहुत लोगों को मारा था, इसलिए वो पोप नहीं बन पाए थे। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मुझे तो लगा कि वो उस दुनिया में नहीं होंगे। वो जिंदा है। उनके चर्च में कोई पोजीशन नहीं, पर अगर पोप ने उन्हें भेजा है तो जरूर चर्च में उनका कोई रिश्ता तो जरूर होगा, जाकिर ने कहा। जब जाकिर ने भी हेनरी को देखा तब वो शौक हो गई। अगर अहान को लेने हेनरी आए हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हेनरी को भेजकर पोप ने दिखा दिया कि अहान का वहां होना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर पोप अहान से चाहते क्या हैं? अरमान ने डाउटफुल होते हुए कहा, अगर इतने पावरफुल इंसान मुझे लेने आए हैं तो मुझे वहां जाना चाहिए, और पोप मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अहान ने कहा। वो ये पार्टी अटेंड करना चाहता था। अरमान और जाकिर ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर अहान ने कुछ नहीं कहा। इन दोनों की गाइडेंस में अहान होटल की लॉबी में आया और हेनरी से मिला। हेनरी एक पतला सा ह्यूमन था, जिसने एक ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था। उसके बाल सफेद और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पहली नजर में कोई नहीं बता सकता कि यह बहुत पावरफुल इंसान है, क्योंकि वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तब अहान उन्हें देखता ही रह गया। अहान उनकी आंखों में विजडम और टैलेंट साफ देख रहा था। तुम अहान रायजादा हो ना? पोप ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू। अहान ने हेनरी की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुली था। इसके बाद हेनरी ने अरमान और जाकिर को देखा और वहां से चला गया। अहान भी हेनरी के पीछे चला गया। अरमान और जाकिर वहीं पर खड़े रहे। होटल से निकलकर अहान ने देखा कि वहां पर 2 कार्स खड़ी थी। चर्च गार्ड के 2 मेंबर्स ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और 8 गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब अहान वहां पहुंचा तो उन 8 गार्ड्स ने अहान को गुस्से से देखा। आर्थर उसका कैप्टन था और अहान ने उसका हाथ तोड़ दिया था। ये सोचकर ही उन गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि पॉप के ऑर्डर्स थे अहान को सेफ्टी पार्टी में लाना है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्लीज, हेनरी ने हाथ से इशारा किया और अहान को कार में बैठने के लिए कहा। थैंक यू, अहान ने कहा। अहान के आगे वाली कार में बैठने के बाद हेनरी पीछे वाली कार में बैठ गया। कार में बैठने से पहले उसने देखा कि गैरी, चैंग, माइक उसे ही देख रहे थे।
उसने उन तीनों को इग्नोर किया और कार में बैठकर चला गया। गैरी ने शौक में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पॉप ने अहान को लेने के लिए हेनरी को भेजा है। इसके यहाँ होते हम अहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तीनों होटल के बाहर अहान को निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो उसे आज ही मारना चाहते थे, पर क्योंकि उसके साथ हेनरी था इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। वो जानते थे कि हेनरी को होते हुए अहान पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। चैंग काफी देर तक चुप रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। हेनरी के होते हुए हम अहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा उसे भेजकर पॉप ने भी दिखा दिया कि अहान उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेट अस चेंज आवर प्लान। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हम कुछ और भी नहीं कर सकते, माइक ने कहा। तीनों ने पहले सोच लिया कि अगर वो अहान को वेटिकन सिटी से जिंदा नहीं जाने देंगे, पर अब अपना प्लान चेंज करने की उन्हें जरूरत पड़ गई थी। कुछ देर बाद दोनों कार से एक पुरानी बिल्डिंग के पास आकर रुकी। पहले कार से हेनरी उतरे और अहान की कार के पास आकर वो अहान से बोले, मिस्टर रायजादा, पॉप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से नाइट गार्ड आपको लेकर जाएंगे। थैंक यू सर, आपको जो तकलीफ हुई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अहान ने बाव करते हुए कहा, आज का डिनर बहुत स्पेशल है। आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होगी। हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। अहान हेनरी की बात सुनकर शॉक हो गया। उसे नहीं पता कि हेनरी क्या बात कर रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले हेनरी वहां से गायब हो गए। सब देखते ही रह गए। किसी ने आज तक किसी को इतना स्पीड में जाते हुए नहीं देखा था। कुछ सेकंड के बाद नाइट गार्ड अहान से कहा, एस्टीम्ड गेस्ट प्लीज फॉलो मी। उसने अहान को सैल्यूट किया और अपनी नफरत को बाहर नहीं आने दिया। लेट्स गो, अहान ने कहा। अहान नाइट गार्ड के पीछे चलने लगा। वहां पर 5 कदम हैवली गार्डेड गार्ड खड़ा था। अहान बिना किसी एक्सप्रेशन के चल रहा था। तभी उसे कहीं से किलिंग इंटेंट फीलिंग आई। उसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई घूर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, तब उसे ओथर नजर आया। वो जानता था कि ये किलिंग इंटेंट ओथर से ही आ रहा था। अहान रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। ओथर ने दांत पीसते हुए कहा, आई हेट यू, और उसने अपने आगे रखी स्टोन टेबल पर जोर से हाथ मारा। वहां से नफरत करता। एक तो उसका हाथ तोड़ दिया और ऊपर से आज पॉप ने उसे टिफनी से शादी की बात करने के लिए बुलाया था। इन रीजंस की वजह से ओथर को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्टीम्ड गेस्ट, ये बैंकेट डिनर है। पॉप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं, नाइट गार्ड ने कहा। अहान ने उसे थैंक यू किया और हॉल के अंदर चला गया। जब अहान अंदर घुसा तब उसने देखा हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। रूम के बीच एक डाइनिंग टेबल था और जिसे कैंडल से सजाया गया था। पॉप और टिफनी अहान का इंतजार ही कर रहे थे। पॉप ने व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और उनके गले में क्रॉस लटक रहा था। वहीं टिफनी ने भी व्हाइट ड्रेस पहनी थी। दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्लीसिंग स्माइल थी। जब अहान उनके पास पहुंचा तब दोनों खड़े हो गए। पॉप ने अहान को बैठने का जेस्चर करते हुए कहा, मिस्टर अहान, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। टिफनी के चेहरे पर स्माइल थी और उसने भी कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर अहान, दिस प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, योर मैजेस्टी एंड मिस टिफनी। अहान ने स्माइल के साथ कहा। इसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैसे वो लोग बैठे, 4 मेड्स खाना सर्व करने आ गई। सबसे पहले एक मैड उनके लिए वाइन सर्व की। अहान, मुझे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के वाइन कल्चर के बारे में पता है। आप आज हमारे गेस्ट हैं, इसलिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। पॉप ने वाइन ग्लास उठाते हुए कहा। इसके बाद टिफनी और अहान ने भी ग्लास उठाया और वाइन का एक सिप लिया। अहान ने कटलरी उठाई और खाना शुरू किया। अहान को फील हो रहा था कि उनके सामने बैठे टिफनी उसे ही देख रही थी। अहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन, पॉप ने कहा। थैंक यू, अहान ने पोलाइटली कहा। इसके बाद उसने एक पोज लिया और कहा, योर मैजेस्टी, आई एम सॉरी, मैंने आपके चर्च के गार्ड कैप्टन को हर्ट किया। मेरी वजह से उनका हाथ टूट गया। अहान ने बहुत सॉरी फील कर रहा था। अहान, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह मार्शल आर्ट कंपटीशन था, यहाँ पर तो इंजरी होती ही है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद कोई और कर देता। ऐसी इंजरी किसी को भी, कोई भी, किसी भी वजह से कर सकता है, पॉप ने कहा। थैंक यू, अहान ने कहा। वो पॉप को रियली इंटेंस जानता था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि पॉप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। इसके बाद वहां थोड़ी देर की शांति हो गई। कुछ देर बाद पॉप ने कहा, मिस्टर अहान, आपको टिफनी कैसी लगती है? ये सवाल सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने टिफनी को देखा और अपने मन में एक अजीब थॉट आया, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया।
हान ने उसे स्माइल किया और कहा, मिस टिफनी, आपका टेम्परेमेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत भी है। हान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टिफनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पेट में मून बटरफ्लाइज उड़ने लगी। वह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ओ रियली, ऐसी बात है? पॉप ने अहान से कहा और टिफनी की तरफ देखा। इसके बाद फिर से अहान की तरफ देखकर उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आप शादी करेंगे? टिफनी को लेकर अहान के थॉट्स जानने के बाद पॉप ने अहान के सामने मैरिज प्रपोजल रख दिया था। ये बात सुनकर अहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो पॉप को इस बात का जवाब कैसे दे पाएगा? क्या वो सच्चाई बता देगा कि वो पहले से शादीशुदा है, या फिर ये हेल्दी डिस्कशन कोई मुसीबत में फंस जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, 374 में एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पॉप की बातें सुनकर टिफनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर अहान पर जैसे बिजली गिर गई थी। वो चेयर पर ब्लैंकली बैठा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ पल के बाद अपने आप को संभाला और डिसबिलीव में पॉप से पूछा, योर हाइनेस, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? अहान को अब तक यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने आज तक उसे वहां पर टिफनी से शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हालांकि जब वो यहाँ आया तब टिफनी के एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर उसे डाउट हुआ था, पर वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। टिफनी का स्टेटस बहुत हाई था। वो चर्च की होली मेडन थी और उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। टिफनी वेटिकन सिटी की स्पोक पर्सन थी, इसलिए उसका स्टेटस नोबल और बहुत रिस्पेक्टफुल था। वो मार्शल आर्ट कल्टीवेटर भी थी। इसके अलावा टिफनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वेटिकन सिटी में सब लड़के टिफनी को पाना चाहते थे, उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। सिर्फ वेटिकन सिटी ही नहीं, बल्कि देश के बहुत बड़े लड़के भी टिफनी से शादी करना चाहते थे। टिफनी की खूबसूरती, टेम्परामेंट और स्टेटस ही ऐसा था कि सब चाहते कि उसका नाम टिफनी से जुड़ जाए। टिफनी हर लिहाज में परफेक्ट थी। अब पॉप चाहते कि अहान उससे शादी कर ले। ऐसे में अहान को शौक कैसे नहीं लगता? अहान की बात सुनकर पॉप के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने सीरियस टोन में अहान से कहा, अहान, तुम्हें क्या लगता है मैं टिफनी की शादी जैसी बात को लेकर मजाक करूंगा? अहान स्पीचलेस था। पॉप मजाक नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। जब अहान ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तब पॉप ने कहा, टिफनी ने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से वो तुम्हें पसंद करती है। उसे एक स्पेशल फीलिंग महसूस होती है। तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने के बाद वो तुम्हारी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट और लॉयल हो गई है। उसने मुझे कल ही बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनकर टिफनी के गाल टमाटर जैसे लाल हो चुके थे और उसने अपने चेहरे को छुपा लिया और अहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बाद पॉप ने अपनी बात कंटिन्यू की, मेरे हिसाब से तुम भी एक अच्छे लड़के हो। हर तरह से तुम टिफनी के लायक हो। इट कैन बी सेड दैट यू हैव टू आर मैच इज मेड इन हेवन। ये बातें सारी पॉप के दिल से बोली थी। उनके हिसाब से अहान एक आउटस्टैंडिंग इंसान था और टिफनी के लिए उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। अहान शांत था। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि पॉप ने उन दोनों का शादी करवाने का रीजन इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, योर हाइनेस, आप मेरी मिस टिफनी से शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ना क्योंकि मैंने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है? बिल्कुल सही कहा। तुमने ये कंपटीशन जीत कर साबित कर दिया कि तुम कितने पावरफुल हो। टिफनी भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैं चाहता हूं कि उसकी शादी किसी पावरफुल इंसान से हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और तुमसे बेटर शूटर मेरी नजर में इस समय कोई नहीं है। पोप ने कहा। वो चाहकर भी इस बात को नकार नहीं सकते थे। पोप ने अहान को रियली रीजन बता दिया था। अहान ने अपने आप को शांत किया और सोचा, अब ये कितना सिंपल नहीं है। पोप को देखकर लग रहा है कि वो मुझे इसके अलावा और कुछ बताना नहीं चाहते हैं। जब अहान को लगा कि पोप उसे और कुछ नहीं बताएंगे तब उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पोप ने पूछा। अहान अभी भी चुप था। जब अहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब उन्होंने फिर से कहा, अगर टिफनी से तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम चर्च के दामाद बन जाओगे। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे चर्च की पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तुम हमारे चर्च के प्रिंस बन जाओगे और फिर तुम्हें हमारे चर्च को सर्व करना होगा। ऑब्वियसली ये सब तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे। हम तुम्हें मार्शल आर्ट रिसोर्सेज, मेडिसिन और बहुत कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पॉप की पोजीशन के पास भी लेकर जा सकता हूँ। ये सब तभी होगा जब तुम टिफनी से शादी के लिए मान जाओगे। अगर तुम टिफनी से शादी नहीं करना चाहते या फिर चर्च का काम नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हें कोई और बात नहीं बता सकता हूँ। पॉप ने फॉर्मली कहा। अहान ने गहरी सांस ली और कहा, योर मैजेस्टी,
जैसा कि मैंने पहले कहा था, मिस टिफनी परफेक्ट है। इट इज माई ऑनर दैट मिस टिफनी चूज मी टू बी हर हस्बैंड। पर ऐसा कुछ बहुत है जो सिर्फ लाइकिंग के बेसिस पर नहीं हो सकता है। आहान ने पहले टिफनी को सिंसियरली प्राइज किया और फिर अपनी टोन को सीरियस करते हुए कहा, थैंक यू पोप एंड मिस टिफनी फॉर योर गुड इंटेंशंस, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। व्हाट? आहान की बात सुनकर टिफनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकल दी हो। वो पैनिक करने लगी और आहान को देखने लगी जैसे उससे पूछ रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया। पॉप भी शौक थे। उन्होंने आहान से पूछा, आहान तुम समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। टिफनी से शादी के लिए मना करके तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। टिफनी से शादी के बाद तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेगी, दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। आई होप यू विल थिंक अगेन एंड चेंज योर आंसर। पोप को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहा था। उसके हिसाब से आहान के पास ऑफर रिजेक्ट करने का कोई भी रीजन नहीं था। भले ही आहान टिफनी को पसंद नहीं करता था, पर फिर भी वो इतने पावर्स के लिए टिफनी से शादी कर सकता था। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप क्या बोल रहे हैं और मुझे भी ये पता है कि मिस टिफनी से शादी करके मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और चर्च के रिसोर्सेज मिलने के बाद मैं दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से बन जाऊंगा, पर फिर भी मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं। वो जानता था कि पॉप उससे झूठ नहीं बोल रहे, वो चीजें उसे देने की बात कर रहे हैं, सब उसे मिल ही जाएंगी। टिफनी को भी लग रहा था कि आहान के पास कोई रीजन नहीं होगा उसे रिजेक्ट करने का। फिर उसने मना कर दिया। जब टिफनी से नहीं रहा गया तब उसने पूछा, आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपके लायक नहीं हूं या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई भी रीजन नहीं है। मिस टिफनी आप परफेक्ट हैं। मैंने आपको पहले जो भी कहा था वो सब दिल से कहा था। यू आर अ वुमन हु मेक्स एनी मैन विलिंग टू मैरी एंड हैव यू एज योर वाइफ। आहान टिफनी को उदास नहीं करना चाहता था। उसके मन में उसके लिए एक्चुअल भी अच्छा एक्सप्रेशन था। देन व्हाई आर यू रिफ्यूजिंग टू मैरी मी? टिफनी ने पूछा। बिकॉज आई हैव ए वाइफ, आहान ने कहा। भले ही आहान और शनाया का डाइवोर्स हो चुका था, पर आहान अभी भी शनाया को ही अपनी वाइफ मानता था। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। दोनों जानते थे कि आहान शादीशुदा है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी वाइफ एक ऑर्डिनरी लड़की है। टिफनी के हिसाब से भले ही शनाया बहुत सुंदर थी, पर वो आहान के लायक नहीं थी। पॉप ने गहरी सांस ली और आहान को समझाने की कोशिश की। आहान, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, पर फिर भी मैंने प्रपोजल रखा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का यूनियन अफेयर है और वो पास्ट में तुम्हारे लिए सही नहीं थी। अब तुम जो इतने पावरफुल हो गए, अब तो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यू डिजर्व बेटर एंड टिफनी इज द राइट चॉइस फॉर यू। आई एम सॉरी योर मेजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शनाया ने मेरे वर्स्ट फेज में मेरा साथ दिया था, तो अब मेरा बेस्ट फेज भी तो वही डिजर्व करती है। इसके अलावा मैं शनाया से बहुत प्यार भी करता हूँ। शी गेव हर लाइफ टू मी एंड आई कांट लेट हर डाउन, आहान ने कहा। पॉप के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आहान प्यार के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा। उन्होंने आहान से एक बार फिर पूछा, आर यू श्योर? आहान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, यस आई एम श्योर। जब टिफनी ने सुना तब उसका दिल उदास हो गया। अब वो ना शर्मा रही थी ना ही नर्वस थी, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड थी। पॉप ने आहान से कहा, यंग मैन, आई मस्ट से तुम्हारे रीजन ने मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया है। इतना कहने के बाद पॉप ने कुछ सोचने लगे और उन्होंने कहा, आहान, मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में एक बार फिर सीरियसली सोच लो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि चैंग, गैरी और माइक तुम्हें मारना चाहते हैं और वो शायद तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं और मौका देकर तुम्हें जान से मार भी देंगे। पर अगर तुम टिफनी से शादी कर लो तो चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है। पोप ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने मिस टिफनी से शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं यहां से सेफली बाहर नहीं जा पाऊंगा? आहान का एक्सप्रेशन सीरियस था और उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। नो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इंडिया और वेटिकन के बीच में हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। कभी कभी हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, पर वो सिर्फ यंगर जनरेशन की ट्रेनिंग देने के लिए हुए। तुम भी मुझे अपना एल्डर मान सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा, पोप ने कहा और अपने वाइन ग्लास से एक सिप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, लेट मी टेल यूर समथिंग। जब तुम यहाँ आने के लिए होटल से निकले थे तब तुम वो तीनों मारने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने तुम पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ हेनरी था। पर अगर तुम टिफनी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो
और इसका मतलब ये नहीं कि तुम चर्च की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तुमने अपने आप को नंबर 1 मान लिया है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट गार्ड को भेज दूंगा। ये बात बोलकर पोप ने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो अब अहान के साथ हेनरी को नहीं भेजेंगे। मुझे मेरे एल्डर का सजेशन इतना हार्श क्यों लग रहा है? अहान ने एम्ब्रेसिंग स्माइल करते हुए कहा। अहान का उन तीनों का डर नहीं था, बल्कि उसे इस बात का था इंडिया और वेटिकन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ट्रुथ इज ऑलवेज हार्श। वेटिकन के इंटरफेरेंस के बिना तुम पकड़े जाओगे और फिर क्या होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पोप ने कहा। अहान ने सॉफ्टली साइन किया। क्या अहान इंडिया और वेटिकन के बीच रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कुछ करेगा, या फिर और शादी के लिए मान जाएगा? अपने आप की जान बचाना उसे अच्छा लगेगा या फिर शनाया से प्यार करना अच्छा लगेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आज का जो सवाल है उसके बारे में जरूर कमेंट करके मुझे बताकर जाएं। आज के सवाल में आपको देसी दूध दही के खाने और नमकीन खाने के बारे में बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, और इसके बारे में इंटरेस्टिंग कमेंट भी करने हैं। जिन लोगों के कमेंट इंटरेस्टिंग होंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। दोस्तों, 375वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब अहान शादी से मना कर देता है तो पोप उससे कहते हैं कि उसकी जान को खतरा है। उसे बचाने के लिए चर्च इंटरफेयर कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब वो टिफनी से शादी करने के लिए मान जाए। अपने ऊपर मंडराते खतरे के बारे में सुनने के बाद अहान अपने डिसीजन को लेकर टस से मस नहीं होता। थैंक यू फॉर योर काइंड इंटेंशन पोप। अब देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अगर मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, अहान ने सॉफ्टली कहा, और इसके बाद वो मुड़ा और वहां से निकलने लगा। पॉप ने अहान को लास्ट टाइम रोकने की कोशिश की और कहा, यंग मैन, क्या तुम जानना चाहते हो तुम इस रिश्ते को मना करके क्या खोने वाले हो? एक सुंदर लड़की और हजारों लोगों के ऊपर की पावर और दुनिया में बेस्ट और सबसे पावरफुल बनने का मौका। अहान ने इन सब बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना अपना सिर पीछे घुमाए पोप की बातों को अनसुनी करके चला गया। जब अहान हॉल से बाहर गया तब टिफनी ने कहा, ये इतना इरिटेशनल डिसीजन कैसे ले सकता है? जिसे ऐसी सिचुएशन को जज करना नहीं आता वो इस लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? टिफनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। जब उसने अहान को देखा तब उसने सोचा कि अहान बहुत मैच्योर और वाइज इंसान है, पर अहान के अभी के डिसीजन ने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया था। टिफनी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में जलने वाली थी। टिफनी अपने बहुत हाई स्टेटस की वजह से बहुत फेमस थी। बहुत लड़के उसे शादी करना चाहते थे, पर उसने किसी को भाव नहीं दिया था। अपने हर शूटर को उसने हमेशा रिजेक्ट किया था। टिफनी ने पहली बार किसी के सामने कहा कि वो उसे लाइक करती है और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त टिफनी के दिल में हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पूरा विश्वास था कि अहान ही उसका पति होगा, पर अहान ने उसे बोलकर मना कर दिया कि वो उसकी वाइफ से प्यार करता है। टिफनी ने मन में सोचना शुरू किया, क्या मैं उसकी वाइफ जितना अच्छी नहीं हूं? टिफनी को बहुत जेलियस हुई। ये फीमेल नेचर ही था कि जब उसे कोई लड़का किसी और लड़की की वजह से रिजेक्ट करता है तो उसे लड़की को बहुत जलन शुरू हो जाती है। टिफनी को इतना हैरान और परेशान देखकर पोप ने कहा, टिफनी, तुम गलत बोल रही हो। अहान स्टूपिड नहीं है, बल्कि उसकी इस क्वालिटी की वजह से ही सब उसे एडमायर करते हैं। टिफनी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके मन में सोचा, मैं कुछ भी करके तुम्हारा दिल जीत लूंगी। तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, आई विल मेक इट हैपन। अहान की बात टिफनी के दिमाग में छप गई थी। अब वो किसी भी तरह से अहान का दिल जीतना चाहती थी। कुछ देर बाद टिफनी ने पोप से पूछा, आपने कहा था कि अहान को मारने के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वो वेटिकन सिटी छोड़कर कैसे जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ उसके ही पास है, पोप ने डायरेक्शन में देखते हुए कहा, और जहां से अहान गया था। जब अहान हॉल से बाहर निकला तब उसने देखा कि कार्स भी वहीं पर पार्क थी। नाइट भागता हुआ अहान के पास गया और उसने कहा, मिस्टर अहान, कार अभी भी वहीं पर वेट कर रही है। आपको कहां जाना है? मैं ड्रॉप कर देता हूं। अहान ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैंने पोप और मिस टिफनी के साथ बातों में बहुत ज्यादा खा लिया है। मैं होटल तक वॉक करके जाना चाहता हूं ताकि मैं खाना डाइजेस्ट कर सकूं। अहान अपने पेट पर हाथ फेरा और उसे बहुत खा लिया हो जैसे। उसके बाद अहान ने कहा, पर क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं? मैं यहाँ जल्दी जल्दी में आया था, इसलिए पॉप और मिस टिफनी के लिए प्रेजेंट लाना भूल गया। क्या आप ये कार लेकर मेरे लिए गिफ्ट लाकर कार को वापस होटल में पहुंचा सकते हैं? नाइट को पहले बहुत हैरानी हुई। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पर क्योंकि अहान पॉप का रिस्पेक्टेड गेस्ट था इसलिए उसने कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर अहान, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा।
इसके बाद अहान ने नाइट गार्ड को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। उसे इतना स्पीड में ज्यादा देख नाइट किंग एक पल के लिए खो गया। जब वो वापस होश में आया तब उसने देखा कि एक ही पल में अहान बहुत दूर चला गया था। इसके बाद नाइट गार्ड ने वैसा नहीं किया जैसा अहान ने कहा था। उसने सारी बात सीनियर को बता दी। इस वक्त अहान अपनी मूवमेंट तकनीक यूज करके छिपते छिपाते वेटिकन सिटी के पुराने बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रहा था। धीरे धीरे वो उछलता कूदता एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया। अहान एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अहान तुरंत होटल की तरफ नहीं गया, बल्कि वो कार के होटल की तरफ जाने का इंतजार करने लगा। ये कार अहान के दुश्मनों के लिए डिस्ट्रैक्शन थी। वो जानता था कि अगर उसने सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश की तो अहान को ढूंढ लेंगे और उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कार की मदद में अपने आप को बचा रहा था। जब उसने देखा कि कार वहां से चली गई और होटल की तरफ जा रही थी, तब अहान की रात में अंधेरे में गायब हो गया। नाउ इज द टाइम, अहान ने मन में कहा। चर्च आने से पहले अहान ने वेटिकन सिटी का मैप अच्छे से देख लिया था। वो जानता था कि कहां पर एंट्रेंस है और कहां पर एग्जिट है। वेटिकन और रोम बीच ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां से वो सेफली अपने होटल पहुंच सकता था। कुछ देर में अहान रोम और वेटिकन सिटी के बीच में एक एंशियंट एरिया में आ गया था, जहां एक बड़ी सी दीवार थी। उसने वो दीवार पर जैसे ही क्रॉस किया, वह एक लिवली मार्केट में पहुंच गया। यह उसके लिए खतरा नहीं था, पर अचानक से उसे किसी पावरफुल फोर्स के वहां पर होने का एहसास हुआ। अहान ने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने मन में सोचा, यहाँ पर कोई है या सिर्फ मेरा वहम है। इसके बाद अहान को पावर फील होना बंद हो गई और उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम ही है। उसने मार्केट के बीच में से निकल एक टैक्सी ली और उसे वेटिकन चलने के लिए कहा। आधे घंटे में अहान होटल पहुंच गया। उसने आसपास देखा, जब उसे कोई नजर नहीं आया तब उसने चैन की सांस ली। अहान का दिल भी डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, पर वो शांत हो गया था। अहान अब सेफ था और फिर भी उसके दिल में डाउट था कि सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे, पर फिर भी ऐसा हो गया था। अहान अपने रूम में जाने से पहले अरमान के पास गया। जब उसने दरवाजे पर नॉक किया तब जाकिर ने दरवाजा खोला। अहान तुरंत अंदर गया और उसने अरमान और जाकिर को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर जाकिर ने कहा, पॉप ग्रेट है। वो सिर्फ तुम्हें टिफनी के लिए नहीं कह रहे, बल्कि फ्यूचर में तुम्हें पॉप बनाने की बात कह रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट यू आर द हीरो इन द आइज। इसके बाद जाकिर ने कुछ सोचा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉप क्या प्लान कर रहे हैं। अहान, यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, जाकिर जो कह रहे हैं वो सही है। तुम भले ही बहुत इजीली एंशिएंट प्लेस से होटल पहुंच गए, पर मुझे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही है। अरमान ने कहा। वो अहान को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अहान के साथ वही हो जो कुछ साल पहले उनके साथ हुआ था। अरमान की बात सुनकर जाकिर ने कहा, वो यहाँ इजीली पहुंचा नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो यहाँ सेफली पहुंच गया। वैसे भी कल अलायंस लीडर हिमांशु आने वाले हैं। एक बार वो यहाँ आ जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हिमांशु का नाम सुनकर अरमान उदास हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। हिमांशु का नाम जिससे वो सब डरते थे। अहान भी इस वक्त अनईजी फील कर रहा था। उसे इस कारण का समझ नहीं आया, पर इस वक्त वो एक गहरी सोच में डूब गया। वेटिकन सिटी में पॉप और हेनरी आपस में बात कर रहे थे। हेनरी ने पॉप के अहान के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। पॉप हंसने लगे और उन्होंने कहा, व्हाट अ स्मार्ट एंड क्लेवर गाय। हेनरी, आपको इस मैटर के बारे में क्या लगता है? पॉप, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अहान बहुत स्मार्ट है। उसे सही जगह, सही टाइम और सही लोग कंबाइन करके अपने मोमेंट्स को सेट करने अच्छे से आता है। उसे पता था कि वो तीनों चर्च के आसपास उसे कुछ करेंगे। उससे पहले उसने तीनों को गुमराह किया और खुद सिटी बॉर्डर पर पहुंच गया। उसने बहुत स्मार्टली टाइम डिफरेंस क्रिएट किया और होटल पहुंच गया। हेनरी ने कहा। इसके बाद वो रुक गए और कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, पर मुझे लगता है कि उन तीनों ने जानबूझकर अहान पर अटैक नहीं किया। कार के एक साइड से साफ पता चल रहा था कि अहान उसमें है नहीं। वो तीनों अहान से नफरत करते हैं। अहान जैसे ही होटल से बाहर निकलेगा, वो तो उसे जान से मारने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे डर है कि वो तुरंत ही अहान की जान ले लेंगे। पॉप ने कहा, पर फिर भी उन्होंने अभी अटैक क्यों नहीं किया? पॉप ने सोचा। हेनरी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने ना में गर्दन हिला दी। अचानक से पॉप ने कुछ सोचा और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल गया कि हिमांशु आने वाला है, या फिर शायद आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिमांशु कभी भी अपने ट्रेल्स के बारे में बताते नहीं है, इसलिए उनके आने की खबर किसी को नहीं हो सकती है। हेनरी ने कहा, तो फिर क्या अगस्त आ गया? पॉप ने दूसरा अंदाजा लगाया। अगस्त मतलब तूफान। अगर वो आ भी गया तब भी उन तीनों के पास अटैक करने का कोई रीजन नहीं है। विलियम अगस्त का स्टूडेंट था और अहान ने उसे जान से मारा है। मेरे हिसाब से उन तीनों के अगस्त को साथ मिलकर अहान पर अटैक करना चाहिए था। हेनरी ने कहा,
तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो जो एक बात सबसे ज्यादा सेंस बनती है वो ये कि उन्हें पता चल गया कि तुम सीक्रेटली अहान का पीछा कर रहे थे। पॉप ने कहा, हाँ ये रीजन हो सकता है। वो तीनों भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है। अंधेरे में भी उन्हें ये जानने में देर नहीं लगेगी कि मैं अहान को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। हेनरी ने कहा। कुछ देर शांत रहने के बाद हेनरी ने पूछा, योर मैजेस्टी, आपने मुझे सेक्रेटरी अहान का पीछा करने के लिए क्यों कहा था? उसने तो आपके प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था। पॉप ने ऐसा क्यों किया था? वो इस बात से हेनरी को क्या जवाब देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको वीडियो ये कैसी लग रही है।